सो वेलकम एवरीवन, जो जो यहाँ आए हैं, आते रहेंगे अभी और लोग। सो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा था कि हाउ आई डिड माई इंजीनियरिंग, देन माई आई जॉइंट सिविल सर्विसेज, वर्कड इन दिल्ली गवर्नमेंट एंड वन ऑफ द यूटीज द मंदिर दादरा नगर हवेली। 2011 में आई रिजाइंड, लेकिन उससे पहले 2003 में लाइफ चेंज हो गई और जो जीवन को जो देखने का जो एक दृष्टिकोण होता है, द वे यू परसीव लाइफ, द वे यू लुक एट लाइफ, द वे यू ड्रीम, वो सारा शटर हो गया। तो लाइफ एक अलग दिशा में चल पड़ी। जैसे अभी हम जिससे बात कर रहे थे कि जीवन चुनता है हमें अलग अलग तरीके से। तो मुझे भी शायद चुना, ग्रेस हैपेंड एंड मेरी लाइफ एक अलग दिशा में चल पड़ी। मैंने ब्रेथ, इमोशंस, योग तो खैर पहले से भी करता था, बट योग के डिफरेंट डायमेंशंस को टच किया। यानी कुल मिला के जो एक इनर पाथ था उसको डिस्कवर करने की कोशिश की। बहुत सारे चेंजेस हुए फिजियोलॉजिकल, इमोशनल, एनर्जेटिक लेवल पे। और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू इन दिस जॉब। तो 2011 में रिजाइन करके नाउ आई वर्क एज ए लाइफ एंड वेलनेस कोच। मैं गवर्नमेंट एकेडमीज में लाइफ स्किल सिखाता हूँ। जो सबसे मेरा पसंदीदा काम है वैसे वो लोगों के साथ, फैमिलीज के साथ वेलनेस पे काम करना है। और वेलनेस, व्हेन वी से wellness does not mean only physical wellness. Wellness includes emotional wellness also. आपकी जो इवन फाइनेंशियल वेलनेस, आई टीच पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट ऑल्सो, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पेरेंटिंग, बहुत सारी चीजें। तो उसके बारे में बाद में टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो डाइटरी फैट के ऊपर है, क्योंकि फैट को लेके काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को। किसी को बोलो कि आप घी खा लीजिए तो उसको लगता है कि अरे ये क्या बोल दिया, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन हुई है, बहुत सारी चीज़ें। और क्योंकि इकोनॉमी गवर्न्स द थिंकिंग एंड द एवरीथिंग, तो उस चक्कर में काफ़ी सारा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द बिग बिग कॉन्ग्लोमरेट्स उसके कारण हुआ है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। और एक जो काइंड ऑफ ए डिस्क्लेमर है यहाँ पे कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने साइंस ऑफ वेलबींग को सीखा है, प्रैक्टिस किया है, केवल न्यूट्रिशन के फॉर्म में नहीं, और सारे जो मैं अभी बता रहा था, चाहे वो फिजिकल फिटनेस के हिसाब से हो, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह के ऊपर, मेरे अपनी बॉडी के साथ, मेरे अपने माइंड के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स आए। बहुत लोगों के साथ जिनके साथ मैंने काम किया उनके साथ रिजल्ट्स आए। तो आज का जो सेशन है वो इंफॉर्मेशन है, आपके अपने एनालिसिस के लिए है, आपकी अपनी बॉडी के, अपने लाइफ के एनालिसिस के लिए है। मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो ये सेशन है किसी सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, किसी मेडिसिन का या डॉक्टर वाली चीज का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारा जो टोटल फोकस होता है, काफी सारे जो हमारे वेलनेस प्रोग्राम को जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। तो हाँ, इतना जरूर होता है कि जब हम ओवर द ईयर्स ये देखा हमने कि जब हम लोगों के साथ वेलनेस पे काम करते हैं तो बड़े सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आती हैं सिम्टम्स में, इवन ब्लड रिपोर्ट्स में। एज सिंपल एज कि 3 महीने के पीरियड में ब्लड रिपोर्ट्स में ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। और हम नॉर्मली 6 महीने का एक लेके चलते हैं जिसमें वेरीफाइबल रिजल्ट्स क्रिएट कर पाते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लड रिपोर्ट। जैसे कोलेस्ट्रॉल या आपका एलडीएल अगर ऊपर है वो नीचे चला जाता है, आपका HbA1c जो होता है वो नीचे चला जाता है। यहाँ पर एक सज्जन भी बैठे हुए हैं जिन्होंने हमारे पूरे अभी तक के वेलनेस प्रोग्राम में इज द टॉपर इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग HbA1c की रीडिंग 12.1 से 6.8 3 महीने में, विदाउट एनी मेडिकेशन। हम लोग मेडिकेशन को नहीं इन्वॉल्व करते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ नोट करना है तो कीप अ डायरी एंड पेन रेडी। दो हम इसका मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बाद में वो यूट्यूब पे डल जाएगा, अप टू यू। आपके जो प्रश्न होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए ताकि आप भूलें ना, और हम एंड ऑफ द सेशन में उसको टेकअप कर लेंगे, और यू कैन आस्क एट दैट टाइम ऑल्सो। सो काफी सारे सालों से जो बहुत सारी थ्योरीज चली आई हैं खाने को लेके, फैट को लेके, कुकिंग मीडियम को लेके। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे तो वो सफोला ऑयल होता था एक, तो हार्ट हेल्थ के लिए सफोला को बड़े जबरदस्त तरीके से मार्केट किया गया कि सफोला खाइए तो हार्ट हेल्थ। बाद में मतलब पूरे मार्केट में रिफाइंड ऑयल भरे रहते थे उस समय। तो धीरे धीरे जब नई नई रिसर्चेज हुई, बायोलॉजी का जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का स्वरूप चेंज हुआ, न्यू बायोलॉजी करके कंसेप्ट आया जिसमें दूसरे ढंग से शरीर को देखना शुरू किया गया। तो फिर पता चला कि जो हमारी ग्रैंडमा विजडम थी ना, दैट वाज करेक्ट।
तो अब देखिए ना, अब जो वेस्टर्न वर्ड है वो भी अब इस समय अब देसी घी की बात करता है, उसको वो क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं। तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो जो फैट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, फैट आपके जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब, न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे हैं, इवन जो एक बहुत ट्रेसिस में कॉपर सेलेनियम भी न्यूट्रिएंट में आता है, वो ट्रेसिस में है। लेकिन जो मैक्रो है, जो काफी मेजर कंपोनेंट है, दैट इज प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम फैट के ऊपर बात करेंगे। अब जैसे ही हम फैट के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल को फैट से एसोसिएट कर दिया गया। लोग घी नहीं खाएंगे, एग्स नहीं खाएंगे, पनीर इसलिए नहीं खाएंगे, नहीं नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो लोग फैट खाने में डरना शुरू हो गए। अब एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैंने इनवाइट में लिखा भी था। जिन लोगों का वेट ज्यादा है, जो थोड़े से भी ओवरवेट है या ज्यादा ओवरवेट है, उनके लिए उनसे खुद को ये चेक करें कि अगर आपने फैट तो ज्यादा खाया ही नहीं, घी तो ज्यादा खाया ही नहीं, तो आपका वेट बढ़ा कैसे? जो बॉडी में फैट कंटेंट है वो बिना डाइटरी फैट खाए बढ़ा कैसे? अब ये प्रश्न है, कोई इसका जवाब देना चाहेगा? एनीवन? कैसे बढ़ा? आपने ज्यादा कोई घी नहीं खाया लेकिन फैट इकट्ठा हो गया। आप अगर वो मशीन में एनालिसिस करते हो तो उसमें अच्छा खासा परसेंटेज फैट आता है, बॉडी फैट आता है। हाउ कम? एनीवन? तुक्का मारिए। एनीवन? सर, मैं त्रिलोक शर्मा। जी। हाँ सर, मुझे लगता है लीवर प्रोड्यूस करता है। सेल्फ जनरेटिंग जो होता है ना हमारा कोलेस्ट्रॉल, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय लीवर इटसेल्फ, व्हाइल वी आर नॉट यूजिंग एनी फैट। बट वट एवर आई हैव कम टू नो फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज, इट इज लीवर दैट प्रोड्यूसेस इट। इफ आई एम रॉन्ग तो यू मे नो करेक्ट नो नो, इट। यू आर राइट। बट अभी मैं त्रिलोक जी, मैं फैट की बात कर रहा था। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट फैट पर से। फैट और या का होता है ना। लिवर ओके। कोलेस्ट्रॉल, यस वेरी ट्रू, ठीक है। लिवर फैट भी प्रोड्यूस करता है वैसे। लेकिन अभी हम जो प्रश्न ये है कि आपका, इफ यू आर ओवरवेट और यू आर ओबेस, और आपने फैट नहीं खाया था, आपने मलाई, घी, बटर नहीं खाया है, तो जो आपका बॉडी फैट है वो आया कहाँ से? है तो सही फैट। कार्बोहाइड्रेट से। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। यस यस हिमानी, वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट से आया। तो अब इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपका बचपन से लेके अभी तक, इनफैक्ट 99.9% लोगों की जो बॉडी है वो कार्ब एडजस्टेड बॉडी है। कार्ब एडजस्टेड बॉडी का मतलब क्या होता है? कि आपकी जो मेजर बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी से फुलफिल हो रही है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में भी 4 कैलोरी होती है, और 1 ग्राम फैट में, डाइटरी फैट में 9 कैलोरीज होती है। और आप, आपने कैलोरी वर्ड सुन रखा होगा, हाई कैलोरी डाइट, है ना, बहुत सारी चीजें। तो जो कैलोरी आपकी है, एनर्जी मीन्स कैलोरी। तो जो कैलोरी की आपकी रिक्वायरमेंट है वो प्राइमरली कार्ब से जब फुलफिल होती है तो हमारी बॉडी कहलाती है कार्ब एडजस्टेड बॉडी। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो 3-3, 4-4, 5-5 रोटी, खूब सारे चावल खाने खाने की आदत पड़ी हुई है। ये हमारे फोर फादर्स तक तो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उस समय फिजिकल लेबर जो थी वो अच्छी खासी होती थी। लेकिन अब, इवन अभी भी जो लेबरर है या कोई रिक्शा पुलर है जो अच्छा प्रॉपरली काम कर रहा है, हमारी तरह सिडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं लीड करता है, तो उसके लिए अभी भी चलता है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। उसको कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम हमारे जैसे लोगों की है, जो लोग बैठे हुए हैं ना। बैठे हुए का मतलब, अगर आप कहें कि मैं तो 1 घंटा जाके जिम करता हूँ साहब, मैं तो आधा पौना घंटा वॉक करता हूँ, बट बाकी के 23 घंटे समथिंग यू आर सिटिंग, you are not, so that is not an active lifestyle, so you will still remain under that category of sedentary lifestyle। वहां पर गड़बड़ हो रही है। तो क्या होता है, जब कार्ब आपका इस पेट में जाते हैं, काफी सारे कार्ब, अगर आपने 2-2, 3-3 रोटी या चावल खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, ये सब डायरेक्ट कार्ब्स हैं, ठीक है। अदरवाइज कार्ब तो सब्जी में भी होता है, दाल में भी होता है, वो कार्ब को हमें भी ब्लेम नहीं करते हैं, हमें भी डायरेक्ट कार्ब की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है उसको समझ लेते हैं कि क्या फंडा क्या है इसका। जैसे हिमानी ने बोला कि कार्बोहाइड्रेट से फैट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैसे कैसे आप वेट गेन कर रहे हो भाई? जब आप कार्ब खाते हैं डायरेक्ट, तो आपका उसका कार्ब का डाइजेशन मुंह से शुरू होता है। तो जो सलाइवा होता है उसमें एक सलाइवरी लाइपेज होता है, वो आपको उसको, सॉरी, सलाइवरी अमाइलेज होता है, वो उसको कार्ब को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, पेट में जाता है।
वो खटाखट खटाखट ब्लड में एज ग्लूकोज एंटर कर जाता है, तो ब्लड शुगर बढ़ती है। जितना ज्यादा आप कार्ब खाएंगे उतना ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ शुगर ब्लड में जाएगी, उसको बोलते हैं शुगर स्पाइक। यानी अगर हम टाइम को ऐसे लेते हैं, इस टाइम में शुगर ऐसे बढ़ी, तीखी बढ़ी, एकदम स्पाइक आया। अब शुगर को मेटाबलाइज करने के लिए, शुगर को बर्न करने के लिए, व्हाट इज द मैकेनिज्म? हमारे पेट के थोड़ा सा ऊपर एक अंग होता है, उसको हम पेनक्रियास बोलते हैं। तो पेनक्रियास से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इंसुलिन उस शुगर को मेटाबलाइज करता है। कैसे? जो इंसुलिन है उसके पास एक मैजिक की होती है। तो वो क्या करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पकड़ता है। जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एक, जैसे आईसी इंजन होता था ना, इंजन होता है जिसमें बर्निंग होती है, वैसे सेल के अंदर एक इंजन होता है, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसके वहां लेके जाता है सेल के दरवाजे पे, और उसके पास एक मंत्र है, खुल जा सिमसिम। तो इंसुलिन बोलता है खुल जा सिमसिम, तो खुल जाता है सेल, और कार्बोहाइड्रेट का जो, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर का, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बर्न हो जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इन टर्म्स ऑफ एटीपी स्टोर हो जाती है, आपका कैलोरी बन गई। दिस परफेक्टली ओके, बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? पेनक्रियास की इंसुलिन प्रोड्यूस करने की लिमिट है, अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं होती है। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक इंसुलिन मॉलिक्यूल के जो लाइफ स्पैन है वो 5 से 20 मिनट तक का है सिर्फ। उसके बाद वो इंसुलिन खत्म हो जाता है, वो मॉलिक्यूल खत्म हो जाता है। तो अगर आपने इतना बड़ा स्पाइक क्रिएट कर दिया है, और इंसुलिन की जो आपकी कैपेसिटी है वो इसका आधे को ही मेटाबलाइज करने की है, तो इतनी जो एक्सेस शुगर है, एक्सेस ग्लूकोज है, ये ब्लड में घूम रही है, इट इज नॉट बीइंग मेटाबलाइज्ड। अब इसका क्या? ब्लड के साथ बड़ी अच्छी चीज है, ब्लड ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। कैल्शियम कम होगा, बोन से ले लेगा, सोडियम कम होगा, कहीं और से ले लेगा। ब्लड का जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ब्लड का जो ओवरऑल कंपोजिशन है, वो बड़ा ऑटोमेटिक चलता है। उसको अपने को मैनेज करके रखना है, तो नहीं तो आप ट्रॉमा में चले जाओगे, आप शॉक में चले जाओगे। तो जो एक्सेस शुगर बची उतने स्पाइक के ऊपर वाली, उसको ब्लड क्या करता है, सिस्टम हमारा क्या करता है, वो लिवर पे लेके जाता है। यहां पर जरा सी बैंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। लिवर के पास लेके गया, लिवर ने क्या किया कि अच्छा ओके, ये शुगर मेटाबलाइज नहीं हो रही है, तो एक लाइपोजेनेसिस प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो क्या करता है, उसको एक करंट अकाउंट में कन्वर्ट करके फैट के तौर पे अपने पास रख लेता है कि ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपसे मैनेज नहीं हो रही, मैं कर लेता हूं। उसने उस शुगर को उठाया, फैट बनाया, अपने पास रख लिया, ये सोच के कि अभी आप कुछ देर बाद जब आपके ये वाली शुगर मेटाबलाइज हो जाएगी, नीचे वाला, फिर आपको जब आप थोड़ा काम वाम कर लोगे, वो सब होगा, तो आपको एनर्जी चाहिए होगी, तो मैं वो फैट को वापस रिवर्स प्रोसेस मारूंगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं उसको, उससे फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करूंगा और बॉडी को एनर्जी दे दूंगा। ये तो थ्योरी में है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, हमने खाना खा लिया, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद नजर पड़ी नमक पारे पे, तो 2-4 नमक पारे ठूस लिए, मूंगफली खा ली, कुछ नहीं हुआ तो अरे यार बहुत देर हो गई बॉस, चाय बनाओ जरा, बढ़िया सी 2 चम्मच चीनी डाली, चाय पी ली, कॉफी पी ली, तो आपका फिर दोबारा से ग्लूकोज बढ़ गया। तो आपने जो गैप देना था, आइडियली 2 मील्स के बीच में आइडियली 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं खा सकते हैं आप, एक्सेप्ट पानी। पानी भी खाने के साथ नहीं पीना होता, नॉर्मल एक कॉमन सी वो है अंडरस्टैंडिंग, खाने के पौना घंटे 1 घंटे बाद खूब सारा पानी पी लीजिए, दैट वर्क्स द बेस्ट फॉर डाइजेशन। तो अब उसके बीच में जब आपने स्नैकिंग कर ली, तो फिर क्योंकि ब्लड में फिर ग्लूकोज बढ़ गया, अब ये लिवर वेट कर रहा था आपका कि आप मांगोगे यार, दे दो भाई, नहीं दिया, तो लिवर ने क्या किया, उसकी एफडी बनाई, करंट अकाउंट से उसकी एफडी बनाई, यानी उस फैट को वहां से शिफ्ट किया। एडिपोज टिश्यूज होते हैं बॉडी में, जहां जहां हमारे फैट स्टोरेज के हैं, उसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यूज में डाला। फिर क्या होता है, ये हमारी हैबिट होती है, तो वो एडिपोज टिश्यूज भी बाद में बना बंद कर देते हैं, भाई साहब माफ कर दो, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमें। फिर वो क्या करता है, आपकी जो एब्डोमिनल एरिया है उसमें स्टोर करना शुरू करता है फैट को, उसको हम बोलते हैं विसरल फैट। तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके आसपास फैट इकट्ठा होना शुरू होता है। तो विसरल फैट इज द फैट विच इज डेंजरस। एडिपोज टिश्यू का कोई टेंशन नहीं, एडिपोज टिश्यू इज ए वेरी गुड फैट स्टोरेज। सो विसरल फैट से क्या हो रहा है कि आपके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो दब रहे हैं, आपकी आंतों के ऊपर फैट है तो प्रेशर आ रहा है, आपके पेनक्रियास के ऊपर, स्प्लीन के ऊपर, हार्ट के ऊपर, सब जगह फैट इकट्ठा हो रहा है। तो इट इज लाइक कि मैं हाथ से हैंड राइटिंग, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, और फिर somebody होल्ड्स माय हैंड एंड देन से कि अच्छा लिखना जरा, नाउ माय हैंड राइटिंग कैन नॉट बी गुड, इट इज लाइक दैट। सो मेरी ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है दैट गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन आई हैव लॉट ऑफ विसरल फैट। तो यहां से सारी गड़बड़ शुरू होती है।
तो अब इसको समझने की आवश्यकता है कि विसरल फैट बढ़ता जाता है, फिर वो आपके थाइज में, आपके हिप्स में, आपके हाथों में, आपके यहाँ कंधों में इकट्ठा होना शुरू होता है। देन वी बिकम फैट और इवन ओबेस। तो ये डाइटरी फैट आपका असली वाला नहीं था, ये कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ फैट था। नाउ विच इज उसका एक और बड़ा नेगेटिव फॉलोआउट है इस फैट का, क्योंकि ये जो फैट है इसको बनाने की मशीन क्या है? लिवर। और लिवर में जब भी इस तरह का फैट स्टोरेज होना शुरू होगा, और 5% अगर आपका लिवर में फैट स्टोरेज हो गया है, इट इज कॉल्ड ग्रेड 1 फैटी लिवर। आपने वो अपने कभी अगर अल्ट्रासाउंड कराया हो तो उसमें जो लिवर के आगे आपको ना वो रेडियोलॉजिस्ट उसमें बताता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 वगैरह वगैरह। तो 5% अगर है, 5 से लेके 33% तक अगर फैट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेड 1 फैटी लिवर। और 33 से ऊपर 34 ऑनवर्ड्स हो गया तो ग्रेड 2। अब नाउ इमेजिन 1200 ग्राम के आसपास के लिवर है, उसमें बढ़ के उसमें 33% या चलो 20% या इवन 5% फैट है। नाउ लिवर की एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, एंड लिवर इज द पावर हाउस ऑफ योर बॉडी। सो इसीलिए वी रियली डू नॉट वांट द फैट कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट रूट। सो दिस इज दैट थिंग, एंड थैंक्स हिमानी फॉर टेलिंग मी द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वाई वी शुड कट डाउन ऑन कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से पैदा हुआ जो फैट है दैट इज डेंजरस। विसरल फैट के साथ भी बड़ी दिक्कत है कि जब विसरल फैट होता है तो विसरल फैट इज इन्फ्लेमेटिव, इन्फ्लेमेशन होती है उसमें। साइटोकाइंस नाम का एक केमिकल निकलता है विसरल फैट से, जो बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अभी इन्फ्लेमेशन के ऊपर बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अब समझते हैं जो हमारा मेन चीज है कि डाइटरी फैट के बारे में। तो डाइटरी फैट क्या होता है कि तीन चार तरह के डाइटरी फैट हैं। क्विकली समझते हैं उसको। आपने सबने नाम सुन रखे होंगे, सैचुरेटेड फैट, मोनोसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, है ना। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैट फंडा क्या है? जो सैचुरेटेड फैट है उसमें क्या है कि जो कार्बन चेन में हाइड्रोजन पूरे सैचुरेटेड है, इसलिए सैचुरेटेड है। मोनो अनसैचुरेटेड में क्या है? मोनो मतलब सिंगल हो जाता है, तो जहां पर कार्बन चेन में एक पेयर ऑफ हाइड्रोजन मिसिंग है। पॉली में, पॉली मतलब ज्यादा, तो जहां पर दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन एटम अगर मिसिंग होंगे तो वो पॉली वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अब अपने जो हमारे पास फैट सोर्सेज है उनको समझ लेते हैं। जो घी होता है, गाय का घी है, बटर है, कोकोनट ऑयल है, पाम ऑयल है, ये सारे के सारे सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। यानी इनमें जो सैचुरेटेड फैट का जो कंटेंट है दैट इज मोर देन 50-60%। गाय के घी में 70% के आसपास, 60 से 70% होता है। कोकोनट ऑयल में उससे भी ज्यादा होता है। तो इस फायदा क्या है इसका कि ये इसका वेरी हाई स्मोकिंग पॉइंट होता है। स्मोकिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है, जब आपने कढ़ाई में उसको गर्म किया तो ये खराब होना, डिसइंटीग्रेट होना, या उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज होना, वो शुरू करेगा। तो जैसे घी होता है 250 डिग्री के आसपास जाके होता है, जो पाम ऑयल है वो 235 के आसपास जाके होता है, कोकोनट ऑयल होता है वो लगभग 180 190 के आसपास होता है। तो जो इसकी नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज मोनो अनसैचुरेटेड। उसमें क्या है कि मस्टर्ड ऑयल आता है, जैसे उसमें उसमें कनोला ऑयल आता है, ओलिव ऑयल आता है, पीनट ऑयल आता है, आपका तिल का तेल आता है, ये सब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। मस्टर्ड ऑयल भी बड़ी अच्छी चीज है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्मोकिंग पॉइंट है। फिर जो थर्ड चीज है दैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। वो जो है उसमें वहां से दैट इज द वहां से अलार्म बजता है। वहां पर उसमें कौन से आते हैं? सनफ्लावर ऑयल आता है, कॉर्न ऑयल आता है, सोयाबीन ऑयल आता है। ये सारे के सारे जो ऑयल हैं इनका स्मोकिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सनफ्लावर ऑयल का फॉर एग्जांपल 107 डिग्री सेंटीग्रेड है। इमेजिन, काऊ घी 250, पाम ऑयल 235, पीनट सॉरी मस्टर्ड ऑयल 200 250, उसके मुकाबले 107 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत जल्दी खराब होगा। एंड ये सारे के सारे मैं बात कर रहा हूं अनरिफाइंड रॉ, जिसको हम नॉर्मली कच्ची घानी बोल देते ना, वो वाला वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन ये मस्टर्ड ऑयल, उसको कच्ची घानी बोल देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। रिफाइंड ऑयल जो होते हैं वो क्यों बनाए गए? क्योंकि रिफाइंड ऑयल से स्मोकिंग पॉइंट बढ़ जाता है। द मोमेंट यू रिफाइन द ऑयल, उसका स्मोकिंग पॉइंट बढ़ गया। अब आप कहेंगे कि स्मोकिंग रिफाइंड ऑयल फिर क्यों नहीं खाते हम लोग? प्रॉब्लम क्या है, जब ऑयल को रिफाइन किया जाता है तो जो उसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। नाउ इट जस्ट बिकम्स द कुकिंग मीडियम। नाउ दैट वी डू नॉट वांट, क्योंकि आपकी कुकिंग में, जो हमारी इंडियन कुकिंग है खासतौर पे, हाई टेम्परेचर कुकिंग, फ्राइंग है, या उसमें जब ऑक्सीडेशन होता है तो फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। फ्री रेडिकल्स का मतलब एक
एक आयन, जिन लोगों को पुरानी अगर पढ़ाई याद हो तो आयन मतलब जिसमें जो बैलेंस नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग है, तो वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जब वो हमारे ब्लड में घूमते हैं तो हमारे पार्ट जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या इवन जो आर्टरीज होती हैं उसको डैमेज करते हैं, हिट करते हैं। डैमेज मतलब फिजिकल डैमेज करते हैं, उसको रस्टिंग करते हैं, उसको ऐसे खरोंचते हैं। तो इसलिए आपने बहुत सुन रखा होगा वो खाना खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सेलिंग पॉइंट है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्यों? क्योंकि जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं तो वो फ्री रेडिकल को वो प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रॉन, तो वो सेटल हो जाता है, फिर वो इधर उधर हाथ पैर मारना बंद कर देता है, डैमेज उसका बंद हो जाता है। तो दैट इज वाई फ्री रेडिकल कंट्रोल करना जरूरी होता है। बट एनीवे, कमिंग बैक, जब हम इन सब फैटी एसिड्स का नाम ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सैचुरेटेड फैट में केवल सैचुरेटेड फैट है, ऐसा नहीं है। हर तरह के उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन में ये तीनों चीजें मिलेंगी आपको। हाँ, सैचुरेटेड फैट में मैक्सिमम परसेंटेज सैचुरेटेड फैट है, कम मोनो है, कम पॉली है, इस तरह से चलता है। और पॉली में मिनिमम सैचुरेटेड होगा, जैसे सनफ्लावर ऑयल में सिर्फ 7% सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सो इट इज लाइक दैट। तो एक और जो फैट है, जो और सबसे गंदी कैटेगरी का फैट है, उसको हम ट्रांस फैट बोलते हैं। आपने सुना होगा इसका नाम। ट्रांस फैट मतलब वो वाला फैट, जैसे वो जो डालडा बिकता है ना, जो डालडा बिकता है वो ट्रांस फैट कैटेगरी में आता है, यानी वेजिटेबल ऑयल जिसमें हाइड्रोजन पास करके, मतलब इंडस्ट्रियली आर्टिफिशियली हाइड्रोजन पास करके उसको चेंज कर दिया जाता है उसका करेक्टर। हरेंद्र पाठक हैज रेज द हैंड, आई होप कि जो, या बताइए। संजीव जी, जो आपने बताया कि बियॉन्ड द स्मोकिंग पॉइंट जब गर्म करते हैं तो वो डिसइंटेग्रेट होते हैं फैट्स, तो वो डिसइंटेग्रेशन के बाद से क्या प्रोड्यूस होता है एंड व्हाई इज दैट हार्मफुल एक्चुअली? ओके, आई जस्ट टोल्ड, जो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन होगा तो फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे। ओके, अच्छा, जो फ्री रेडिकल्स। अच्छा, मुझे लगा कि और डिसइंटीग्रेशन जो। एंड उसका जो देखिए, कोई भी जो फैट में जो उसके गुण है ना, वो गुण हमें नहीं मिल रहे हैं। जब आपको आपका तेल का ऑक्सीडेशन होगा तो उसका जो गुण है, जैसे हमने बात की थी रिफाइंड ऑयल में जो न्यूट्रिएंट्स उसके, चाहे वो विटामिन हैं, वो सारे रिड्यूस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो जब आप बहुत हाई हीटिंग करते हैं, स्मोकिंग पॉइंट से ऊपर लेके जाते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। और साथ साथ जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फ्री रेडिकल्स का, उसके कारण इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बॉडी में। अभी इन्फ्लेमेशन को समझेंगे हम कि किस चीज को हम इन्फ्लेमेशन बोल रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। लोगों को लगता है कि जैसे चोट लगी वो इन्फ्लेमेशन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी हम लोग दवाइयां खाने के आदी होते हैं। इन्फ्लेमेशन को समझना भी जरूरी है, थोड़ा सा आगे चल के उस पर बात करते हैं। तो जो ट्रांस फैट है दैट इज बैड, लेकिन बैड फॉर अस, नॉट फॉर द इंडस्ट्री। जो फूड मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए वो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि उससे जो फिजिकल और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट मेक्स नॉट ओनली द फूड वेरी अट्रैक्टिव बट टेस्टी ऑल्सो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसकी कंजम्पशन से जो हमारी सीवीडीज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, डायबिटीज है, एल्जाइमर्स है, इनफर्टिलिटी है, इवन सम कैंसर्स, ये बढ़ते हैं। इसीलिए जो बाहर का खाना मोस्टली ट्रांस फैट में बनता है, वो इसीलिए हम कहते हैं कि मिनिमाइज करके रखिए। सो यहां तक अगर हम देखें तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्लियर विनर आ रहे हैं। फिर कुकिंग मीडियम की बात करते हैं कि कौन सा कुकिंग मीडियम के लिए अच्छा है। तो नेचुरली सैचुरेटेड फैट अच्छा है, घी, कोकोनट ऑयल, या अनरिफाइंड यानी कच्ची घानी का मस्टर्ड ऑयल, ओलिव ऑयल। रिफाइंड ऑयल या हाइड्रोजनेटेड ऑयल मत करिए यूज। अब आदत पड़ जाती है, कितनी बारी हमारे टेस्ट बेड ऐसे हो चुके होते हैं कि हमें बिना वो डालडा या उसमें तले पूरी अच्छी नहीं लगती। जस्ट ए मैटर ऑफ माइंड, यू नो, माइंड गेम होता है। टेस्ट टेस्ट इज ऑलवेज अ माइंड गेम। अपने अपने माइक प्लीज चेक कर लीजिए, मेरे को लग रहा है किसी का माइक ऑन है, काइंडली चेक एंड म्यूट इट, थैंक यू। सो जैसे मैं, हम जो हमारे प्रोग्राम में हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, दे टेक जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है। काइंडली चेक योर माइक, आई एम गेटिंग डिस्टर्बेंस, एक मिनट। यस, विनोद मित्तल, यस, ओके। अगर आप खुद कर लेंगे तो मुझे नाम नहीं लेना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज चेक कर लीजिएगा कि अगर किसी का माइक ऑन है उनको म्यूट कर लीजिए। सो हम वर्जिन कोकोनट ऑयल को सुबह खाते हैं सभी लोग, उसके बड़े एडवांटेजेस हैं। देसी घी खा लीजिए, खाने के में डाल के, दाल में देसी घी ऊपर डालिए, चावल में देसी घी डालिए, वो हम बात करेंगे आगे। तो इसके एडवांटेजेस और किन कंडीशंस में खाना होता है थोड़ी देर में बात करते हैं। फिर आप समझते हैं, अभी तो हमने टाइप डिफाइन किया कि कितने टाइप के होते हैं, बट ये
हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो भी समझना जरूरी है, ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें चूज कैसे करना है और क्या करना है, चूज कैसे करना है। सो इन्हीं जो हमारे फैट्स हैं उनको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, नाम देते हैं, नॉमेनक्लेचर चेंज करते हैं। उसको हम बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मीडियम चेन फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। अब उसको थोड़ा समझते हैं क्विकली विदाउट गेटिंग इनटू कॉम्प्लिकेशन या बड़ी हैवी टर्मिनोलॉजी में, कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स वो हैं जिनमें कार्बन एटम्स कम होते हैं, 1 से 6 तक शॉर्ट चेन, 6 से 12 तक मीडियम चेन, 12 से आगे तक 18, 20, 22 तक लॉन्ग चेन। ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये कंपैरेबल है कि लॉन्ग चेन एसेंशियली पूफा है, ऐसा नहीं है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि पहले वाले 3 इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हम जो बात कर रहे हैं ये बॉडी में एब्जॉर्प्शन के एंगल से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी में इस टाइप के फैट की, वो उसके शॉर्ट चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से होती है। अब इसको समझते हैं, अब जादू कहां से होता है। आप सबको एक नॉर्मल कोर्स में आपको अंदाजा होगा, हम ये कहते हैं ना जो फैट होता है वो तो घी उसको पानी के ऊपर तैरता है। तैरने का मतलब क्या है कि वाटर सॉल्युबल नहीं है, राइट, ऐसे ही कहते हैं ना। सो जो घी है, घी इज शॉर्ट चेन फैट, एससीटीज बोल देते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड या शॉर्ट चेन ट्राइग्लिसराइड, एससीटीज। मीडियम चेन फैटी एसिड को एमसीटीज बोल देते हैं। तो उसमें एक केमिकल होता है, एसिड होता है, उसको ब्यूटाइरेट या ब्यूटरिक एसिड बोलते हैं। वो सीधा का सीधा जाके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, जैसे हमने बात की थी ना कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज एक खट से ब्लड में चली जाती है। वैसे ही जो एससीटीज में से, घी में से, बटर में से जो ब्यूटाइरेट है, डायरेक्टली आपका एक हेपाटिक पोर्टल वेन होती है, लिवर के पास एक वेन होती है, उसमें खट से घुसता है, एंड ये वाटर सॉल्युबल होता है। द ब्यूटी ऑफ दिस इज ब्यूटाइरेट इज वाटर सॉल्युबल। इसी तरह से कोकोनट ऑयल में, कोकोनट ऑयल अदरवाइज एमसीटी की कैटेगरी में आता है, मीडियम चेन में आता है, लेकिन वो उसमें 2 केमिकल होते हैं, कैप्रिलिक एसिड और कैप्रिक एसिड, 2 अलग अलग हैं ये, इनमें कार्बन एटम अलग है, एक में 8 है, एक में 10 है। वो जो चीज है वो भी वाटर सॉल्युबल है, तो वो भी तुरंत ब्लड में जाती है क्योंकि वाटर सॉल्युबल है। और जब ये जाती है, इट गोज टू द लिवर, लिवर कन्वर्ट्स इट इनटू एक फ्यूल के तौर पे। जो आपका जो सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी ना हमने, जो सेल होता है उसमें वो बर्निंग कैपेबल होता है, जैसे अदरवाइज डायरेक्टली बहुत सारी चीजें सेल बर्न नहीं कर सकता है। ग्लूकोज बर्न करता है, फैट भी बर्न करता है इन दिस फॉर्मेट। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया इस वाली फ्यूल को कन्वर्ट करके एटीपी में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ये वाला जो, जैसे आपने देसी घी खाया, बटर खाया या कोकोनट ऑयल खाया, उसमें से काफी सारी चीज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देती है आपको, जस्ट लाइक आपको शुगर देती है। इसीलिए हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलते हैं जब बहुत भूखे हो ना, जिस समय कभी शाम को ऑफिस से आए, कुछ हो, एकदम भूख लगी हुई है, उस समय आदमी बरगलाया हुआ होता है, तो जो सामने होगा, चाहे वो ट्रैश होगा, घटिया सा, वो एक स्विगी से मंगाया हुआ सैंडविच होगा जिसमें मायोनीज भी घटिया लगी हुई है, सब कुछ घटिया है, वाइट ब्रेड है, और वो खा लेता है आदमी। एक आदमी सिर हिला रहा है, मुझे पता है कौन है वो। तो राइट, उस तो उसको उसको 1 चम्मच देसी घी खा लो, 1.5 चम्मच देसी घी खा लो, इमीडिएटली सेसिएशन होता है। एक लेप्टिन करके हार्मोन जनरेट होता है, सेसिएशन, उसको सेटाइटी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, इमीडिएटली बॉडी जो है ऐसे सूदिंग होती है भूख की। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग एनी रबिश, जस्ट टेक 1 स्पूनफुल ऑफ घी। अब ये तो बात हो गई एससीटीज की या इवन एमसीटी की। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं वो इंपॉर्टेंस वाइज कम नहीं है, बट उसका रूट एब्जॉर्प्शन का डिफरेंट होता है। आपके पेट में से जब वो नीचे को जाना शुरू होता है, तो एक आपने चीज सुनी होगी, बाइल। तो बाइल जो होता है वो लिवर बनाता है, उसको लिवर भी पुश करता है, जो हमारी कैनाल होती है उसमें, और साथ साथ एक थैली लटकी हुई होती है, गॉल ब्लैडर, उसमें बाइल इकट्ठा होता रहता है। क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा फैट खाओगे, ज्यादा फैटी चीजें खाते हो, तो लिवर उतना बाइल हाथ के हाथ प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो उसके लिए उसने एक स्टोरेज टैंक बना रखा है। तो उस स्टोरेज टैंक से भी बाइल जो होता है वो खाने में आ जाता है। तो वो क्या करता है, जो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, लॉन्ग चेन का मतलब जिनमें कार्बन एटम 12 से ज्यादा हैं, उसको वो तोड़ता है, इमल्सिफाई करना बोलते हैं उसको।
और वो उसको छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट कर देता है और फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है। वो इंटेस्टाइन में ये वाला जो फैट होता है, एक काइलोमाइक्रोन करके फैट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल, एक तरह का बोट है समझ लीजिए, उसमें बैठता है। और जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ सिस्टम आपने सुना होगा, ब्लड रिपोर्ट में आपने लिम्फोसाइट्स सुने पढ़े होंगे कभी। जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो आपके नर्वस सिस्टम जैसा होता है, पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। तो आपके इंटेस्टाइन से लिम्फेटिक सिस्टम में वो एंटर कर जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जब एंटर करता है तो वो फ्लो करता है, लिम्फ फ्लूइड होता है, उसके साथ वो फैट आता है और यहाँ इस एरिया में आके थोरासिक डक्ट होती है, यहाँ पर आके वो ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है। ब्लड स्ट्रीम में क्यों घुस पाता है? क्योंकि उस समय तक वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड क्योंकि बड़े होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकते, सो दैट इज वाई दे फॉलो दिस पाथ। तो वो वहां से जाता है ब्लड में और फिर ऑफ कोर्स लिवर उसको यूज करेगा आपके शरीर में, वो जहां जहां उसको यूज होना होगा। लॉन्ग चेन फैटी एसिड में दो बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6, आपने सुना होगा। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इसलिए हम केवल शॉर्ट चेन या लॉन्ग चेन फैट मीडियम चेन फैटी एसिड पे सर्वाइव नहीं करते हैं, इसलिए हम लॉन्ग चेन को भी पकड़ते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 ओमेगा 6 को हमें लेना होता है। लेकिन यहाँ पर एक और कैच है, जहाँ पर हमें अवेयर होना होता है, जहाँ से सीखना होता है न्यूट्रिशन का रियल सेंस कि ओके, किसी ने हाथ उठाया था, यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन था संजीव जी कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, ब्लड कैरीज दैट टू द लिवर, और लिवर जो है उसको एडिपोज टिश्यूज के जैसे डिपॉजिट कर देता है। लेकिन फैट की केस में क्या होता है, जो जो एक्सेस फैट जब जैसे आपने वो एक कौन सा वो बोला, ब्यूटायरिक एसिड, या फिर दूसरे वाले केस में तो ये सारे अगर ये एक्सेस हो तो क्या इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है? मतलब ये इवेंचुअली डिपॉजिट नहीं होते हैं? आई अंडरस्टैंड कि ग्लूकोज केस में अगर बर्न हो जाता है तो वो एनर्जी तो मिल ही जाती है एटीपी में, और नहीं होता है तो खराब होता है, वो एज अ फैट डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन जो ब्यूटारिक एसिड है वो भी तो मतलब इट आल्सो शुड मीट द सिमिलर फेट। अगर ज्यादा हुआ तो इवेंचुअली आई बिलीव कि वो भी डिपॉजिट होता होगा कहीं। तो देन व्हाई डू वी प्रेफर फैट ओवर कार्ब? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका जवाब थोड़ी देर में मैं देता, लेकिन चूंकि आपने पूछा है, तो जब हम फैट की बात करते हैं हरेंद्र, उस समय हम देखिए, जब हम खाना खा रहे हैं, अभी हमारी जो बॉडी है वो कार्ब एडजस्टेड है। एम क्या है हमारा? बॉडी को फैट एडजस्टेड बनाना है, यानी कार्ब कम करना है, फैट बढ़ाना होता है। आपकी जो एनर्जी, फैट एडजस्टेड बॉडी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी की जो मेजरली एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, दैट इज बीइंग फुलफिल्ड थ्रू फैट, नॉट कार्ब। हमने कार्ब से बने हुए फैट को बुरा डिक्लेयर किया था थोड़ी देर पहले। तो जब आपने जो बात बोली कि जो लिवर है उसको एडिपोज टिश्यू, या एडिपोज टिश्यू तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम आती है विसरल फैट वाली। तो वो जब एक्सेस ज्यादा फैट हो जाता है, विसरल फैट, दैट इज द प्रॉब्लम वहां पर। लेकिन जो ब्यूटारेट है या इवन जो कैप्रिक एसिड है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत इजीली कंबस्टिबल हैं। कंबस्टिबल मतलब फ्लैट में उनको बर्न करना इजी होता है, वन। और जब हम ये वाली सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं, आई वुड हैव टोल्ड यू एट द लेटर पार्ट ऑफ द सेशन, कि जब हम फैट की बात कर रहे हैं, फैट बढ़ाने की या फैट की बात कर रहे हैं, उस समय कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ते हैं। आप दोनों ज्यादा नहीं खा सकते हो कि आपने 3-3 रोटी खा ली और 3-3 चम्मच घी खा लिया, तो बॉडी के लिए डबल जेओपार्डी हो जाएगी। तो दैट इज अ शॉर्ट वे टू वो हार्म योर हेल्थ। तो वो नहीं करना होता। इसीलिए नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि इसीलिए जब हम, अगर हम ये वाला शॉर्ट चेन यानी ब्यूटारिक एसिड या इवन कैप्रिक एसिड, कैप्रिलिक एसिड की बात कर रहे हैं, दिस इज, वी आर सेइंग विद द एजम्पशन कि कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज गोइंग डाउन स्लोली। तो ये बढ़ेगा स्लोली और ये नीचे जाएगा स्लोली। दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट? हाँ, नवदीप आपका यस। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे गांव से स्विच करते हैं हम शहर में, जी। तो गांव में तो बहुत सारा घी दूध खाते थे, कुछ भी मतलब बहुत सारा घी मिलता था, और तब भी दुबले पतले ही होते थे, कुछ नहीं मतलब कोई फैट नहीं बढ़ता। जैसे आपने बताया कि घी से कोई फैट नहीं बढ़ता ज्यादा, तो इट वाज लाइक दिस।
अब यहाँ जैसे ही सिटी में शिफ्ट हुए, 10-12 साल हो गए हमें शिफ्ट हुए, यहाँ जी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कत आ रही हैं। अब हम ये सोचते हैं, मतलब दिमाग में क्वेश्चन होता है कि यार गांव में तो हम घी खाते थे, बहुत सारी रोटियां भी खाते थे, फिर भी एक्चुअली क्या हो रहा है सर, मेरा एलडीएल जो है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो कम है, एचडीएल भी कम है, दोनों ही कम है, मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं है, स्टिल फैटी लिवर है ग्रेड 2, अरे बाप रे। पहले ग्रेड 1 था। तो मैं इस चीज को समझना चाह रहा था, ऑल्दो इट इज नॉट रेलेवेंट टू दिस पॉइंट, बट आप प्लीज जब भी इसको हाँ, कवर इसको टुवर्ड द करेंगे। एंड नवदीप दोबारा रिपीट करिएगा क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर दिस। इट्स ए वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा है, बट अभी अगर मैं उसको उसमें जाऊंगा तो मेन डिस्कशन से डाइग्रेस हो जाऊंगा, तो इसको याद रखिए इस क्वेश्चन। सर आई तो लास्ट इट एट द लेटर स्टेज, जब ये यस यस, इसको जब थोड़ा, मैं जब भी क्वेश्चन आंसर, आप। हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन इनवाइट करूंगा, क्वेश्चन इनवाइट करूंगा, उस समय प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। थैंक यू अभी हम उन्हीं क्वेश्चंस को लें जो करंट डिस्कशन से पर्टेनिंग है, जैसे हरिंद्र ने जो पूछा था वो करंट डिस्कशन से पर्टेनिंग था। बाकी उसका क्वेश्चन बिल्कुल लेंगे आप, मैं मुझे तब तक मत छोड़िएगा जब तक आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता। आई एम थैंक ओके। यू ओके सर, थैंक सो कमिंग बैक टू अवर डिस्कशन, तो जो हमारी इस समय जो डाइट है, हमारी डाइट वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से प्रभावित है बहुत ज्यादा इस समय। तो जो वेस्टर्न डाइट है दैट इज ओवर टिल्टेड टुवर्ड्स ओमेगा 6। ना ओमेगा 6 के साथ प्रॉब्लम क्या, अभी हमने बात की थी कि दोनों एसेंशियल हैं, बट एक्सेसिव ओमेगा 6 इज अगेन इन्फ्लेमेटरी, उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। एज कंपेयर टू ओमेगा 6, ओमेगा 3 इज इन इन्फ्लेमेशन रिड्यूसिंग। तो इसलिए बॉडी के लिए एक डिजायर्ड रेशियो होता है 1:4 का, कि एक पार्ट ओमेगा 3, 4 पार्ट या 4 से लेस पार्ट ओमेगा 6 टू हैव अ हेल्दी बॉडी। बट आज की डेट में अगर हम नॉर्मल खाने को एसेस करेंगे आपके, तो ओमेगा 6 जो होगा वो 1:2 वाले में एटलीस्ट 8, 10, 14, 15 तक जाता है। जो टिपिकल अमेरिकन डाइट होती है वो 20-20 तक जाती है, 1:20 का रेशियो चल रहा होता है। नाउ दैट इज वेरी वेरी इन्फ्लेमेटरी, राइट। तो इन्फ्लेमेशन के ऊपर थोड़ी देर में बात करते हैं दोबारा। अब जो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को लेके बड़े मिथ्स हैं। किसी को बोलो कि भी घी खा लो तो अरे मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पनीर खा लो, चिकन खा लो, नहीं 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 नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा ना। कोलेस्ट्रॉल को समझना बहुत जरूरी है, सो दैट वी डिस्पेल ऑल दीज मिथ्स। क्या है वो कोलेस्ट्रॉल? देखिए, आपकी बॉडी जो कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है दैट इज 3000 mg कोलेस्ट्रॉल पर डे बॉडी की, उसमें से 75 to 80% कोलेस्ट्रॉल बॉडी खुद ही बनाती है। आप खाएं कोलेस्ट्रॉल रिच फूड या ना खाएं, बॉडी को 3000 mg कोलेस्ट्रॉल, 3000 mg कोलेस्ट्रॉल आपको वैसे क्वांटिफाई नहीं कर पाएंगे, समझ लीजिए 14 अंडे या 1 पाउंड बटर के बराबर, ये 3000 mg कोलेस्ट्रॉल है। उतना बॉडी खुद बनाती है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, राइट। अब उसमें से 75 से 80%। अब आप अगर कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खा लेते हैं तो बॉडी कम बनाएगी, और नहीं खाएंगे तो बॉडी बनाएगी, सिंपल। इसमें एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी उतना ही कोलेस्ट्रॉल यूज करेगी जितना उसको जरूरत है। आपने बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खा लिया, वो आपके मल में निकल जाता है। इसलिए आपने कितनी बार देखा होगा, बहुत ज्यादा आप तला हुआ घी खा लेते हैं तो आपका जो स्टूल होता है दैट फ्लोट्स, द स्टूल फ्लोट्स व्हेन इट इज filled with more of fat. Excess fat is excreted out of the body. Excess cholesterol is excreted out of body. तो कोलेस्ट्रॉल इज नेवर ए प्रॉब्लम। उस बेचारे को तो अननेसेसरी बदनाम कर रखा है। कोलेस्ट्रॉल का यूज क्या है उसको समझते हैं। बॉडी क्यों कोलेस्ट्रॉल बना रही है इतना सारा? क्योंकि जितने आपकी सेल्स की मेम्ब्रेन है उनका न्यूट्रिशन है कोलेस्ट्रॉल। जो बाइल की हमने बात की थी, बाइल कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ऑल सेक्स हार्मोन्स आर मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। जितने आपके जो एड्रिनल सिक्रेशंस होते हैं, यानी जो एड्रिलिन कॉर्टिसोल होता है जो आपको खतरे से उस समय आपको एडिशनल स्ट्रेंथ देता है, दैट इज मेड विद कोलेस्ट्रॉल। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो जो आपकी नर्व्स होती हैं, चाहे वो ब्रेन में है, स्पाइनल कॉर्ड में है, जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, नर्व्स के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है। नहीं तो अगर वो इंसुलेटिंग लेयर जब खराब होती है तो पेन होता है। जिनको नर्व्स पेन होता है उनकी रीजन ही ये होता है कि इंसुलेशन की जो लेयर होती है वो क्रैक हो जाती है। तो जब नर्व किसी के टच में आएगी तो भयानक पेन होता है। तो वो जो कोटिंग है ना इंसुलेशन की, उसको बोलते हैं माइलिन। माइलिन इज ऑल्सो मेड बाय विद कोलेस्ट्रॉल। फिर कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ओनली दिस, जो आपके हमने फ्री रेडिकल्स की बात की थी कि आर्टरीज में जाके वो ऐसे ऐसे मारते हैं, उसको फिजिकल डैमेज करते हैं। उस जब डैमेज होगा तो कोलेस्ट्रॉल एक्ट्स एज अ बैंडेड। जैसे मेरा हाथ अगर कट जाए तो मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ी देर दबाऊंगा, ब्लीडिंग रुक जाएगी तो मैं बैंडेड लगा देता हूँ। तो वैसे कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे जहां जहां बॉडी में इन्फ्लेमेशन है वहां पर बैंडेड का काम करता है। तो
कोलेस्ट्रॉल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट योर एनिमी, इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो फिर इतना हल्ला क्यों मचता है भाई, इतना रकस क्यों क्रिएट करते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल हाई कोलेस्ट्रॉल? हाई कोलेस्ट्रॉल हैज नथिंग टू डू विद द कोलेस्ट्रॉल रिच फूड यू ईट, इट इज ए साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। नाउ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी क्या है? इन्फ्लेमेशन अगेन इज ए साइन ऑफ सम काइंड ऑफ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सम काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम इन द बॉडी। अब आप इसको देखिए, आपने जिसने, जैसे नवदीप ने अपनी ब्लड रिपोर्ट की बात करी कि एलडीएल कम है, एचडीएल कम है, ऐसे ही आप देखेंगे जिसका भी कोलेस्ट्रॉल हाई है, टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई अगर 200 से ऊपर है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना आपके, अगर आप कंप्लीट बॉडी चेकअप की रिपोर्ट लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ और इंडिकेटर भी आ रहा होगा आपका, कुछ और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं, उनको बोलते हैं सीआरपी, ईएसआर या एचएससीआरपी, या इवन जो एलिवेटेड लिवर पैरामीटर होते हैं, एएलटी, एएसटी, पहले उनको एसजीओटी, एसजीपीटी बोलते थे, जो नया या करेक्ट नाम है वो एएलटी, एएसटी है। तो ये एलिवेट मिलेंगे आपको। कभी भी हाई कोलेस्ट्रॉल आइसोलेशन में नहीं होगा, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल इज अ इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, एंड इन्फ्लेमेशन के दूसरे मार्कर भी आने चाहिए, आएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ सम अदर प्रॉब्लम। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करना दवा से इज नॉट द रियल थिंग। हाँ, शॉर्ट टर्म में चलता है, कोई मेजर कोई कंडीशन है तब चलता है, बट यू नीड टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज रादर देन रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल पर से। आप क्या कर रहे हैं कि खाली पेड़ की प्रूनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको रूट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन के कारण कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, तो अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन आती क्यों है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ कैसे रही है? वन फर्स्ट फॉरमोस्ट रीजन इज हाई ब्लड शुगर। हाई ब्लड शुगर डज नॉट मीन कि आपका शुगर हाई होना चाहिए उससे, ऐसा नहीं है। डायबिटीज होना या प्री डायबिटिक होना इज नॉट द एसेंशियल कंडीशन फॉर इन्फ्लेमेशन, उससे पहले भी हो सकती है। अगर आप शुगर स्पाइक्स ज्यादा आती है ना आपकी बॉडी में, अगर आप एक टाइम में somebody is asking something, okay, so जब आप एक टाइम में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो शुगर स्पाइक क्रिएट होता है, हमने उस कंसेप्ट को डिस्कस किया था। तो वो जो चीज है वो भी इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, और जो विसरल फैट होता है वो भी इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब कि आपके सेल्स जो होते हैं, वो जो इंसुलिन के पास की थी ना जादू की खुलजा सिमसिम वाली, उसको मानना बंद कर देते हैं। वो बोलते हैं गो टू हेल, हम नहीं ले रहे ग्लूकोज सेल आपका मॉलिक्यूल, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहलाती है। नाउ दैट लीड्स टू कंटिन्यूअस हाई ब्लड शुगर इन द ब्लड, दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। फिर जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट हैं या ट्रांस फैट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ट्रांस फैट जो होता है वो नेचुरली अकरिंग भी होता है, आपके दूध में, बटर में, चिकन में, इनमें भी ट्रांस फैट होता है, वो थोड़ी सी क्वांटिटी में, बट दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। मेन जो ट्रांस फैट है वो बाहर से जो आ रहा है, आउटसाइड फूड से, पैकेज्ड फूड से, वहां से जो ट्रांस फैट आता है दैट इज ए प्रॉब्लम। या वहां से जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट आ रहा है, रिफाइंड पीनट ऑयल में तल रखा बंदे ने, या रिफाइंड कोकोनट ऑयल में वो जो साउथ इंडियन स्नैक्स बनते हैं, केले के चिप्स और ये वो केले के चिप्स में प्रॉब्लम नहीं है, केले में प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, लेकिन वो जो तलने का प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम है। फिर एक और रीजन है, वो है लैक ऑफ स्लीप या पुअर स्लीप, दिस ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग क्या है आपकी, आप अगर हर मील के बीच में गैप नहीं रख रहे हैं या एक्सेसिव स्नैकिंग कर रहे हैं, तो भी इन्फ्लेमेशन होती है। मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कैमरा ऑन कर सकें तो दैट विल बी ग्रेट। सतीश गर्ग ऑन कर लो भाई, कुछ लोग ऑन कर लीजिए तो बेटर रहेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। या नवदीप, थैंक यू तो लोग तो नाम लिख ले, तो लोग सैमसंग क्यों रखा हुआ है? ओके, सो यस सर, प्लीज, सॉरी सर, थैंक यू। फिर एक और है कि Please. हमारे खाने में जो केमिकल्स होते हैं, वी कांट प्रिवेंट, बियॉन्ड अ पॉइंट वी कांट प्रिवेंट। तो जो चीज हमारे हाथ में है उस पर दिमाग लगा लेंगे, जो चीज हाथ में नहीं है वी विल इग्नोर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग हमारे हाथ में है, स्लीप को इंप्रूव करना हमारे हाथ में है, दैट्स ओके। केमिकल्स इन अवर फूड बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं है, हम बहुत ज्यादा वॉश नहीं कर पाते हैं। फिर एक और चीज है जो आज के डेट में बहुत बढ़ रही है, बड़ी हुई है रादर, ब्लू लाइट रेडिएशन। ब्लू लाइट का मतलब क्या है? इस समय भी जो मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं, द ब्लू लाइट इज कमिंग टू मी, मोबाइल पे ब्लू लाइट इज कमिंग टू मी। नाउ दिस ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन। फिर एक्सरसाइज, गलत ढंग से एक्सरसाइज करना या एक्सरसाइज करना ही नहीं, दिस ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन, क्योंकि आपकी बॉडी को
मूवमेंट की आवश्यकता होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो बॉडी इन्फ्लेम होगी। सो बेसिकली हाई कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए द एसेंशियली इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी एंड मेकिंग अदर डाइटरी चेंजेस, कि आप रिफाइंड कार्ब्स को, शुगर्स को कम करें। इसीलिए यहां पर हमारा जो वो गुड ओल्ड देसी घी, कोकोनट ऑयल का रोल आ जाता है। देसी घी खास तौर पे, देसी घी तो गजब चीज है, गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करता है। एक चीज मैं आपको बल्कि बताना भूल गया था कि शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड जब हम बात कर रहे थे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आपके कोलोन में भी बनता है, बड़ी आंत में भी बनता है व्हेन यू ईट फाइबर। जब फाइबर आप खाते हैं तो जो आपका गट बैक्टीरिया होता है वो उस फाइबर को कन्वर्ट करता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में, एंड बिकॉज शॉर्ट चेन फैटी एसिड इज वाटर सॉल्युबल, इट ट्रेवल्स इनटू द ब्लड फ्रॉम द कोलोन, दैट हेल्प्स। तो इसलिए फाइबर इंटेक, हम जो बात करते हैं कि फाइबर इंटेक, जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बोलते रहते हैं कि इंक्रीज द क्वांटम ऑफ सब्जी इन योर मील, ठीक है, सब्जियां खाओ, सब्जियां खाओ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि सब्जियों में फाइबर होता है और बाकी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो इसलिए हम लोग पीछे पड़े रहते हैं कि आप कम से कम 500 ग्राम सब्जी पर पर्सन पर डे खाइए, रॉ वेजिटेबल, वो बन के कम हो जाएगा। 500 नहीं खा सकते हो तो 300-400 तो खा लो। तो दैट इज वाई वी से कि फाइबर जाएगा तो उससे SCFAs बनते हैं, वो हेल्प करते हैं। और तो इसलिए, और कोकोनट ऑयल भी, ऑफ कोर्स कोकोनट ऑयल में जो हमने कैप्रिलिक एसिड और कैप्रिक एसिड की बात की थी, उसके अलावा एक और लॉरिक एसिड होता है उसमें, जो लॉन्ग चेन वाले कैटेगरी में आता है। कैप्रिक और कैप्रिलिक तो जो है वो उसमें शॉर्ट चेन में आता है, बट लॉरिक एसिड इज इन द लॉन्ग चेन कैटेगरी, बट इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। कोकोनट ऑयल अगेन इज ए मैजिकल थिंग, इट हेल्प्स यू कार्डियक एंगल से, इट हेल्प्स यू ब्रेन के एंगल से, क्योंकि लॉरिक एसिड जो होता है वो अल्टीमेटली, बहुत लंबी टेक्निकल चीजें हो जाएंगी बट स्टिल आई से, कभी सुनेंगे, पढ़ लेना कहीं, कि वो कीटोन प्रोड्यूस करता है, उसके कारण लिवर, कीटोन्स जो होते हैं वो ब्रेन के लिए बड़े अच्छे होते हैं, इट इम्प्रूव्स द ऑक्सीजन सप्लाई इन द ब्रेन। तो लॉरिक एसिड हेल्प्स टेकिंग मोर ऑक्सीजन टू द ब्रेन। तो जो आपकी न्यूरोजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं वो या तो नहीं होती हैं या एटलीस्ट डिले हो जाती हैं, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस है, ये वाली सारी चीजें जो हैं ये स्लो हो जाती हैं या नहीं होती हैं बंदे को। और तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं, हाउ नॉट टू गेट इनटू दैट थिंग। तो बट एनीवे, सो ऑफ कोर्स इन दोनों से HDL जो होता है वो बढ़ता है, जिसको हम बोल देते हैं ना गुड कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ता है अगर आप देसी घी और कोकोनट ऑयल खाते हैं। अब आपके लिए करना क्या है, ये तो होगी, हमने थोड़ी सी टेक्निकल और थ्योरी वाली बात कर ली। अब व्हाट आर द टेक अवेज हियर, कैसे करना है। अच्छी हेल्थ के लिए आपको एक होलिस्टिक मैनर में काम करना होता है, बॉडी माइंड दोनों के ऊपर काम करना होता है, क्योंकि बॉडी डीपली इंटरलिंक्ड है, दे आर नॉट टू सेपरेट थिंग्स। बॉडी और माइंड एक ही चीज है, बॉडी विजिबल पार्ट है, माइंड इनविजिबल पार्ट है, इट इज द एंड्स ऑफ द सेम शाफ्ट। और किसी भी डिजीज, किसी भी डिस्कम्फर्ट के पीछे कभी एक रीजन नहीं होता है, ऑलवेज देयर आर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि बॉडी और माइंड इंटरकनेक्टेड है। विद इन द बॉडी एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हम किसी एक ऑर्गन या किसी एक प्रोसेस को आइसोलेशन में ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए डिस्कशन के लिए बहुत लंबी डिस्कशंस होती हैं हेल्थ को लेके, ओवरऑल वेलनेस को लेके, बट आज के हिसाब से अगर हम कहें तो हम अपनी बॉडी को फैट एडजस्टेड बनाने की तरफ एक कदम उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट आज से थोड़ा सा फैट से ज़्यादा मीट हो रादर देन कार्बोहाइड्रेट के। सो वी विल रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट मीन्स डायरेक्ट कार्ब, रोटी, चावल, शुगर, गुड़, ये वाले, इनको कट करने की कोशिश करेंगे स्लोली स्लोली। इट इज मंथ्स लॉन्ग प्रोसेस, इट इज नॉट कि आप एक दिन में करेंगे, एक हफ्ते में भी करोगे, एक महीने में भी करोगे, यू माइट हैव सम फिजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की आपको आदत पड़ी भी इतने सालों की, तो इट इज नॉट दैट फास्ट प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल चूज द राइट काइंड ऑफ फैट। एक कुछ तो आपको समझ में भी तक आ गया होगा। फिर एक बेसिक थंब रूल लगा सकते हैं आप, वो वाला डाइटरी फैट खाना है जो नेचर में प्रोटीन के साथ अटैच होके आता है, मिल्क है, बटर है, पनीर है, चिकन है, वगैरह वगैरह है। और उस फैट को जो आर्टिफिशियली, यानी जिसको आदमी बना रहा है, वो चाहे वो प्रोटीन से अटैच है चाहे वो कार्बोहाइड्रेट से अटैच है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं गलत गंदा वाला पूफा बन जाता है। तो चाहे वो बेकरी आइटम्स हैं, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड है, केक पेस्ट्रीज हैं, वो कम करनी है। ये मत सोचिएगा कि लाइफ में से मजा खराब कर दिया आज, तो ऐसा नहीं सोचना है।
कि कभी कभी खाने में कुछ नहीं होता है, कभी कभी सब कुछ चलता है। खराब चीज नहीं होती है, कभी भी कोई चीज खराब नहीं होती है। आपका ट्रीटमेंट उस चीज से कैसा है वो उसको खराब या सही निर्धारित करता है। इट इज नेवर, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट, नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड इन आइसोलेशन। इट इज अवर रिलेशनशिप विद दैट थिंग दैट मेक्स इट गुड और बैड। बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट खा लोगे वो भी नुकसान कर जाएगा। तो इसलिए हर चीज का एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए। सो ईट मोर ऑफ सैचुरेटेड फैट, यानी घी, कोकोनट ऑयल वगैरह, बटर ऑफ कोर्स। मस्टर्ड ऑयल शुड बी यूज्ड एज कुकिंग मीडियम इंस्टेड ऑफ जो बाकी हम लोग कोई और अगर तेल यूज करते हैं उसके मुकाबले। और जब भी हम कुकिंग मीडियम की बात कर रहे हैं तो नो रिफाइंड प्रोडक्ट, उसमें सब हम रॉ वाले को करेंगे। कोई भी तलने के बाद, जैसे आज रामनवमी है तो पूरियां बननी होंगी कई जगह, तो पूरियों के तलने के बाद जो ऑयल है दैट शुड बी थ्रोन, रीयूज नहीं करना होता है, क्योंकि वो उतने टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज हो चुका है ऑलरेडी, वो पिट्रेट बन चुका है, खराब हो चुका है, उसमें फ्री रेडिकल्स खतरनाक भरे हुए हैं, वो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेजरली हार्म करेगा। इवन इट बिकम्स कार्सिनोजेनिक, यानी लॉन्ग रन में कैंसर कॉज करता है। अभी बड़ा लोगों को लगता है कैंसर कॉज करता है, कैसे करता है? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं, एक्सेसिव फ्लो ऑफ फ्री रेडिकल्स अल्टीमेटली विल लीड टू कैंसर। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो सेल्स को हिट करते हैं। फ्री रेडिकल से समझिए पत्थर चल रहे हैं अंदर, ठीक है, वो सेल्स को हिट कर रहे हैं। तो किसी ना किसी सेल के वो डीएनए को कभी उन्होंने हिट कर दिया और एक कुछ चेन निकल गई, वो जो डीएनए है वो खराब हो गया। तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, अभी भी आपके डीएनए बॉडी में हमेशा, आज भी मेरी बॉडी में कुछ कैंसरस सेल हैं जो डेली बेसिस पे कैंसरस सेल बन रहे हैं, क्योंकि मैं 100% फ्री रेडिकल से अपने को मुक्त नहीं कर सकता हूं। तो कुछ ना कुछ मेरा डीएनए खराब हो रहा है, बट बॉडी जो होती है वो ऑटो हीलिंग सिद्धांत पे चलती है, बॉडी अपने आप हील करती है। तो मेरी बॉडी उन कैंसरस सेल्स को मारती रहती है। बट अगर आपके फ्री रेडिकल्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादा कैंसरस सेल पैदा होंगे, और मेरा जो बॉडी का ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है वो उन सारे सेल्स को नहीं मार पाएगा। और कुछ अगर कैंसरस सेल बच गए और वो एक्यूमुलेट हो गए, देन whatever parts they accumulate in, that part will attract cancer. That is how cancer is formed. Of course, again मैंने बोला कि किसी एक चीज के पीछे एक रीजन नहीं होता है, there are multiple reasons. So there is a factor of mind also. आपका माइंड कैसा रहता है, क्योंकि अगर आप हैप्पी रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी वैसी हाई रहती है, मींस आपकी बॉडी में जो ये सो कॉल्ड गंदी गंदी चीजों को मारने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हाई रहती है। तो आपके माइंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी फिजिकल हेल्थ जो डिपेंड करती है। रिफाइंड ऑयल हम बात कर चुके हैं, नहीं करना है। वर्जिन ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं। बेटर कि आप उसको कुकिंग के बजाय, कुकिंग कर सकते हैं उससे, बट कुकिंग के बजाय उसको आप डायरेक्टली यूज करें। दो आई डोंट रिकमेंड ऑलिव ऑयल इन माई प्रोग्राम, बिकॉज ऑलिव ऑयल हमारे इनहेरेंट बचपन से हमने नहीं खा रखा है। ऑलिव ऑयल इज ए न्यू थिंग टू इंडिया। हमारे वहाँ ऑलिव ऑयल नहीं होता है, हम सब इंपोर्ट करते हैं, या आप किसी किसी एरिया में ऑलिव ऑयल ऑलिव्स उगाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, बट दिस इज नॉट फ्रॉम अवर, जो हमारी एक कल्चरल सेंस में देखें तो हमारी वो वाली डाइट नहीं थी ऑलिव ऑयल की। इट इज ए मेडिटेरेनियन सिस्टम। तो हमारे लिए जिस चीज से हमारी बॉडी बड़ी हुई है मॉलिक्यूलर लेवल पे और ईयर्स टुगेदर में, उसमें ऑलिव ऑयल का कंट्रीब्यूशन था नहीं। तो शौकिया खा लीजिए, बट डोंट डू इट लाइक कि आप जैसे मस्टर्ड ऑयल या घी खाते हैं। ओमेगा 3 ओमेगा 6 को फोकस करना होता है। फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, आउटसाइड फूड इन पर्टिकुलर को, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली इन्फ्लेमेशन कॉजिंग। अब कि जो फैट का एब्जॉर्प्शन है, फैट का मेटाबॉलिज्म है, प्रोसेस जो है, उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक दो चीजें और बात कर लेते हैं उसके ऊपर, कि आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे हमने बात की थी कि ब्यूटारेट की या कैप्रिक एसिड की, वो सेल्स में बर्निंग तभी उसकी एफिशिएंट होगी जब आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा होगा। क्योंकि जो हमने एक शब्द यूज किया था, बेटा ऑक्सीडेशन, यानी जो सेल इस वाले फैट को बर्न करता है, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन में वाटर इज यूज्ड, क्योंकि जो वाटर से ही एक हाइड्रोजन का एटम लेके उसमें ऐड करते हैं, वो जो लिवर इस समय उसको बनाता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। बट water is essential to convert that fuel to be used in the mitochondria as beta oxidation. तो वाटर अगर आपका अच्छा नहीं होगा, हाइड्रेशन अगर अच्छा नहीं होगा, तो ये प्रोसेस, इवन इफ यू ईट देसी घी और कोकोनट ऑयल, it will not be very effective. Hydration is very, very important. And when we talk of hydration, the role of oxygen cannot be ignored. So oxygen also is equally important, because
जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल की बर्निंग, आई मीन ग्लूकोज की बर्निंग है, वो बिना ऑक्सीजन के कैसे होगी? हमने फिजिक्स में या उसमें पढ़ा था ना कि कोई भी बर्निंग में ऑक्सीजन का रोल होता है। तो ऑक्सीजन अगर आपकी बॉडी में अच्छी नहीं है तो भी बर्निंग इफेक्ट हो जाएगी, यानी एनर्जी प्रोडक्शन हिट हो जाएगा। तो एक जो हमारा यूट्यूब चैनल है सक्षम वेलनेस का, उस पर जाके आप एक डीप ब्रीदिंग का वीडियो है वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको डीप ब्रीदिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा कि हाउ इट इज डन, व्हाई इट शुड बी डन, व्हाट आर द जो हमारे थ्योरेटिकल या मतलब जो मेडिकल एडवांटेजेस हैं और क्या हमारे उसके स्पिरिचुअल एडवांटेजेस हैं, यानी इमोशन के लेवल पे और एनर्जी के लेवल पे। स्पिरिचुअल मतलब एनर्जी के लेवल पे, वो आपको समझ में आएंगे। यू कैन गो टू सक्षम वेलनेस यूट्यूब चैनल एंड वॉच दैट। फिर दूसरी चीज है कि आप एक्सरसाइजेस कितनी करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेस जब आप करते हैं तो फैट बर्न होता है। एक्सरसाइज का मतलब, इनको एक्सरसाइज के ऊपर हम कभी और दोबारा एक और सेशन लेंगे। एक्सरसाइज जो है वो जोन 1 एक्सरसाइज कहलाती है। जैसे हम ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, दैट इज जोन 1 एक्सरसाइज। तो जोन 1 एक्सरसाइज जो होती हैं उसमें एसेंशियली फैट बर्निंग होती है। जोन 2 जो आजकल वो जिम में कराते हैं ना, HIIT, वो जोन 2 है। जोन 2 में कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बॉडी इतनी मजेदार चीज है। जोन 1 में फैट बर्न करता है बॉडी। आपको फैट रिडक्शन करना है बॉडी में, आप जोन 2 पे मत जाइए, आप जोन 1 करिए। सस्टेन्ड जोन 1 करेंगे, फैट रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि जोन 1 में जो फ्यूल चाहिए बॉडी को, दैट इज फैट, एंड इट इज टेकिंग द फैट आउट ऑफ द एडिपोज टिश्यू और विसरल टिश्यूज, और वहां से उसको वो बर्न करना शुरू कर देता है। तो जोन 1 एक्सरसाइजेस चाहिए ज्यादा। और उस समय जो लिवर भी होता है वो एक लाइपोलिसिस करके प्रोसेस होता है, जिससे वो जो स्टोर्ड फैट है अपने, उसको वो तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करके डालता रहता है, उससे आपका फैट रिड्यूस होता है। सो तीसरी चीज, कभी कभार बॉडी की मसाज कराइए। मसाज इसलिए जरूरी है कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम को आप गूगल करके देखिएगा, जैसे आपके नर्वस सिस्टम में ऐसे ऐसे खूब सारी बनी होती है ना, वेन्स वगैरह दिखेंगे आपको, या ब्लड फ्लो का, ब्लड स्ट्रीम का वो देख लीजिए, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक फ्लो को ठीक करने के लिए मसाज करनी पड़ती है, और उससे जो लिम्फेटिक सिस्टम में टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, ब्लड में टॉक्सिन्स होते हैं वो निकल जाते हैं। तो और लिम्फेटिक जो फ्लो होता है दैट गेट्स रीएस्टैब्लिश्ड, वो बेटर फ्लो करता है। तो इसलिए कभी कभार मसाज कराना, फुल बॉडी मसाज कराना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कराइए। और एक यहाँ पर कैविएट है जो हम पहले बात कर चुके हैं कि इंक्रीज इन डाइटरी फैट हैज टू एसेंशियली अकम्पनी डिक्रीज इन डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट, वो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना है तो आपने फैट बढ़ाना है, बट फैट बढ़ाना शुड बी द ऑब्जेक्टिव। अगेन, ये एक बहुत बड़े प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है। सो डोंट जस्ट टेक इट इन आइसोलेशन, क्योंकि आपकी बॉडी का सिस्टम क्या है, आपकी बॉडी के ब्लड रिपोर्ट्स क्या हैं, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ता है। एक्चुअली हम जो ये प्रोग्राम करते हैं, संडे प्रोग्राम, मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए करता हूँ प्राइमरीली। अभी कुछ टाइम से मैं इसको ओपन कर दिया, मैंने कि चलो ठीक है, जिसने सुन लिया उसका भी भला। तो ये हमें समझना है। इसका जो एक और जो फंडा है, समझिए कि जब आप अपनी बॉडी को फैट एडजस्टेड बनाते हैं, यानी आपकी बॉडी की जो मेजरली एनर्जी रिक्वायरमेंट फैट से पूरी हो रही है, उसका बहुत बेसिक एडवांटेज क्या है कि आप जो आपका शुगर मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज्म है, इफ यू रिकलेक्ट द अर्लियर डिस्कशन, शुगर मेटाबॉलिज्म का मैकेनिज्म क्या था? ब्लड में शुगर गई, पेनक्रियास से इंसुलिन आया, वो सेल्स में मेटाबलाइज हुआ, बचा हुआ जो शुगर था वो लिवर में गया, उसने फैट में कन्वर्ट करा, उसको रख लिया। ये शुगर मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया तो दिस एंटायर मेटाबॉलिज्म इज नॉट इवन एक्टिवेटेड। आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो अलग ढंग से पूरी हो रही है, उसमें ये पेनक्रियास का रोल ही नहीं है, इंसुलिन का रोल ही नहीं है। पेनक्रियास का रोल है, इंसुलिन का रोल नहीं है। तो पेनक्रियास और लिवर दोनों ओवरलोड नहीं हो रहे हैं, लिवर में फैट डिपॉजिट नहीं हो रहा है। ना, इसको समझिए कि पेनक्रियास को ओवरलोडिंग का मतलब क्या है। अगर आपका HbA1c, जो आपका 3 महीने के शुगर की एवरेज, अगर 5.7 या 6 से ऊपर है, दैट मीन्स यू आर इन प्री डायबिटिक रेंज। तो ये प्री डायबिटिक रेंज का मतलब है अगर आप इस रेंज में सस्टेन चल रहे हैं, एक बार ही आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 2 साल से लगातार आप प्री डायबिटिक चल रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके पेनक्रियास हैज ऑलरेडी ओवरवर्कड, एंड मोर देन 50% या ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर ईदर डैमेज्ड और डेड ऑलरेडी। तो हम उसको रेस्ट देना चाहेंगे ताकि फर्दर डैमेज ना हो, इसलिए फैट एडजस्टेड बॉडी का रोल आता है। और फिर
पेनक्रियास का रोल खत्म नहीं होता, इंसुलिन का रोल खत्म होता है, क्योंकि पेनक्रियास केवल इंसुलिन नहीं बनाता है। हमें लगता है पेनक्रियास केवल इंसुलिन बनाता है, नहीं, पेनक्रियास बहुत सारे अदर एंजाइम्स भी क्रिएट करता है। एमाइलेज करता है, लाइपेज करता है, प्रोटेज करता है। ये तीनों, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करता है, लाइपेज जैसे लिपेज या लाइपेज, आजकल अमेरिकन इंग्लिश में लाइपेज बोलना शुरू कर दिया, तो लाइपेज जो है वो फैट्स को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है, और जो प्रोटीज है वो प्रोटीन को करता है। तो पेनक्रियाज अच्छा काम करेगा अगर हम उसको इंसुलिन की ड्यूटी से थोड़ा सा लाइट कर दें या मुक्त कर दें। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सी। कार्बोहाइड्रेट को मैनेज करना जरूरी होता है। जैसे एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट को नेकेड मत खाइए। नेकेड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना होता। नेकेड का मतलब क्या है? रोटी बिना घी के नहीं खानी है, रोटी में घी या बटर लगा के खाना है। चावल बना रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच घी डालिए, चाहे अपनी प्लेट के ऊपर डालिए या पकाते हुए डालिए 1-2 चम्मच घी। जब आप घी डालते हैं तो उसका जो शुगर का जो स्पाइक होता है वो ऐसे के बजाय हल्का सा ऐसे टेपर हो जाता है, यानी प्लेटो की तरफ जाता है। तो ये अगर ये टाइम लाइन है अगर, तो स्पाइक ऐसे ना जाके अगर ऐसे गया तो मेरा जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज एबल टू मैनेज द शुगर स्पाइक। तो एक्सेस, ये वाला जो एक्सेस था ये नहीं हो रहा है, तो मेरे लीवर पे लोड नहीं आ रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि छोटी छोटी अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ गुड ईटिंग, बैलेंस्ड एक्सरसाइज या माइंड मैनेजमेंट, इन सब चीजों को करते हैं तो आपकी हेल्थ बैलेंस होती है। तो हम जो सक्षम वेलनेस का जो द प्रोग्राम वी रन इज बेसिकली, अब हम होलिस्टिक हेल्थ ऑफ पार्टिसिपेंट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक जो न्यूट्रिशन के साइंटिफिक एज वेल एज योगिक प्रिंसिपल्स वी टीच हाउ प्राणिक थिंग्स हेल्प यू। वो इफेक्टिव एक्सरसाइजेस टू डेवलप स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, बैलेंस एक्सरसाइजेस, इवन स्लीप के ऊपर काम करते हैं। मोबिलिटी और बैलेंस अक्सर जो है ना आजकल बड़े हम लोग नेग्लेक्ट करके रखते हैं। जैसे जैसे हम एज होते हैं हमारी मसल्स वीक होती हैं, बैलेंस खराब होता है। आपने देखा होगा कि 70 साल के बंदा गिरा तो या तो हड्डी जुड़ी नहीं, या इनफैक्ट इसके ऊपर स्टडीज हैं कि जो 70 साल के बाद जो फॉल होता है उसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, बंदे निकल जाते हैं, वो 30% के आसपास आता है। तो टू प्रिवेंट सच थिंग्स वी नीड टू वर्क नाउ, एंड 50s इज द टाइम व्हेन यू रियली शुड प्रिपेयर फॉर ए हैप्पी एंड हेल्दी रिटायर्ड लाइफ। फिर हम सक्षम वेलनेस में केवल इस पे काम नहीं करते, हम फाइनेंशियल वेलनेस पे काम करते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग योर पोर्टफोलियो, जो पर्सनल फाइनेंस की ट्रेनिंग होती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे काम करते हैं, पेरेंटिंग स्किल्स पे काम करते हैं, करियर असिस्टेंस जो होती है या स्टूडेंट्स को जो करियर गाइडेंस होती है उस पर काम करते हैं। तो क्योंकि क्या है ना, इन ये सारे एरियाज लाइफ के एसेंशियल एरियाज हैं। अगर एक एरिया में भी गड़बड़ होती है तो बाकी सारी चीजें अफेक्ट हो जाती हैं। बच्चे की गड़बड़ हो रही है तो आपको खाना नहीं खाया जाता, आपसे आपको नींद नहीं आती है, नेचुरल है। तो हमें एक होलिस्टिक वे में करना पड़ता है। फिर अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि जो स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ लाइफ है हम उस पर भी काम करते हैं, कि जो एक एंडलेस रेस लगी हुई है ना दुनिया में, जरूरी है उसमें पार्टिसिपेट करना और एक्सेल करना, लेकिन हमेशा रहना जरूरी नहीं है। तो उस चीज के ऊपर काम करते हैं। रिलेशनशिप विद मनी, डिजायर्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज पे काम करते हैं। और जो बेसिक जो हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं कि असली में हो कौन भाई, जीवन का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो हम इस पे काम करते हैं। बीच बीच में हम 2-3 दिन का मेडिटेशन प्रोग्राम रन करते हैं, और मैं नेक्स्ट वीकेंड पे वो करने वाला हूँ। सो आई विल अनाउंस इट ऑन द सोशल मीडिया ऑल्सो। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट। ये जो प्रोग्राम है ये फ्री का नहीं होता है। तो दिस कॉस्ट अराउंड बिटवीन 40,000 to 70,000 फॉर 6 months फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिली। सो अगेन आई डोंट वर्क फ्रॉम मनी ओनली। सो अगर किसी का पैसे का कोई इश्यू होता है तो वी डू टेक दैट थिंग इनटू कंसिडरेशन, प्रोवाइडेड द पर्सन इज एक्टिंग ऑनेस्ट। सो क्योंकि जो आदमी 70,000 रुपये का आईफोन ले सकता है, वो 70,000 रुपये 6 महीने अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम कर सकता है। तो वन हैज टू बी ऑनेस्ट, और बिना ऑनेस्ट हुए कोई होता नहीं है जीवन में। तो एनीवे, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम इसमें कैसे करते हैं ये तो हो गया सारा। फिर एक हैंड होल्डिंग करते हैं ऑन ए डेली बेसिस, जिसको हम बोलते हैं, एक प्रोग्रेस मॉनिटरिंग शीट बनती है, स्प्रेडशीट, माई BML बोलते हैं। उसमें एक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड है जिससे आपको जो आप खाना खाते हैं ना उसका वो मैक्रोस बता देता है कि कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, कितने कार्ब है, कितने फाइबर है, कितनी कैलोरीज हैं, ये सारा बता देता है। तो यू एक्चुअली मॉनिटर कि आपका एंड ऑफ द डे में आपका क्या है, एंड देन दैट गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम, सो दैट इन 6 months यू विल नो कि हाउ यू हैव प्रोग्रेस्ड दिस वे और दिस वे। सो एंड डेली बेसिस पे हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं, वी कमेंट ऑन दैट माई BML। सो दिस इज हाउ इट रन्स। सो एक मिनट, व्हाट इज दिस? ओके,
So okay, so दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड आपको अगर संपर्क करना है तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप को आपने ज्वाइन किया था उस पे आप मैसेज भेज सकते हैं, somebody will get in touch with you. और नाउ क्वेश्चंस. यस, आज का मेरा बोलना हो गया, अब आपका बोलना. Sir, it was a wonderful session, by the way, and I have gone through the website you have mentioned, even the first video you have posted about the breathing exercises. The main thing is, मेरे क्वेश्चन तो सर बहुत ज्यादा हैं, पर आज क्योंकि फैट के रिगार्डिंग है तो मैं उसी के रिलेटेड, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे डाउट आ गए हैं, आपने जितना अच्छा सेशन लिया है कि बहुत सारे डाउट्स आ गए. अब सबसे बड़ी बात क्या है सर कि selection of food and the water, selection of food and the water in respect to the fat and its related parameters. जैसे प्रॉब्लम क्या पड़ती है सर, जानना ये चाहता हूं कि आप फूड की सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि आज कुछ भी चीज आपने पहले ही बताया था सेशन के बीच में ही, प्योर तो कुछ मिलता नहीं है, हर चीज इम्प्योर फॉर्म में मिल रही है. अभी हम स्क्रीन देख रहे हैं, उससे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे को पड़ रहा है, आपने बताया था जी. तो हाउ टू सेलेक्ट ए गुड फूड, रीजन बीइंग in our spiritual text it is written that the subtlest part of food become the mind. तो मेन मेरा क्वेश्चन ये है सर कि क्योंकि माइंड अगर नींद नहीं आ रही है या माइंड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो दो तरीके से काम कर सकता है. एक तो हम राइट काइंड ऑफ फूड सेलेक्ट करके उस पर थोड़ा सा उसको सुधारा जा सकता है 10-20-30%, और कुछ माइंड सेट को थोड़ा ठीक करके, जिससे बॉडी की हीलिंग प्रोसेस धीरे 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 स्टार्ट हो सकती है. तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है सर कि व्हाट इज द राइट फूड एंड राइट वाटर, लाइक कैसे सिलेक्ट करें, क्योंकि बड़ा मुश्किल है सर, ढूंढना बहुत मुश्किल. देखो, राइट फूड को क्या है, फूड को अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हम लोग कहीं कहीं रिलीजन से कहीं इससे लिंक कर देते हैं, इसलिए राइट रॉन्ग की डेफिनेशन बड़ी गाढ़ी हो जाती हैं और गड़बड़ वाली भी हो जाती हैं. तो फूड इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय द ज्योग्राफी एंड दैट एरियाज कल्चर, so that society's culture. Food is always determined by that. Whatever is your cultural food, आपके geographical जो food है, that is the best food. जैसे आपने बताया जो ग्रैंड मदर वाला जो बताया था कि जो खाते हुए बॉडी 30-35 साल तक आई है और वही चीज आपको खानी है, क्योंकि उतनी से बॉडी बनी है तो वही चीज उसको ठीक करेगी. जैसे प्रकृति में सर मान लो 5 चीजों से बॉडी बनी है तो ठीक भी उन 5 तत्वों से ही होगी, जैसे मिट्टी, पानी एंड ऑल. नवदीप आप एक जो बात आपकी ठीक है, बट एक चीज मिस हो रही है आपकी कन्वर्सेशन में, वेयर आई विल करेक्ट यू. आप फिक्स्ड एंटिटी नहीं है, यू आर ए डायनेमिक एंटिटी. मीन्स जो आपकी बॉडी 5 साल में थी वो 15 साल में नहीं थी, जो 20 साल में थी वो 40 साल में नहीं है. अगर आपकी उम्र 40 से लगते बहुत यंग हो, वट एवर इज योर एज, ठीक है, यानी आपकी बॉडी डायनेमिक है. तो मेरे जो बॉडी के प्रोसेसेस 25 साल में काम करते थे, जितना मैं उस समय शुगर या कार्ब या फ्रूट्स को मेटाबलाइज कर पाता था, पचा पाता था, मेटाबलाइज मतलब पचा पाता था, हो सकता है आज की डेट में आई एम 58-59 रनिंग, आई माइट नॉट बी एबल टू डू दैट. सो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं बचपन से जो खाता आ रहा था जी मैं अभी भी खाऊंगा. नो, कहीं ना कहीं यू नीड टू अप्लाई दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी. अपन इंजीनियरिंग में करते थे ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगानी पड़ती है, तो वो आपको लगाना. यू मस्ट नो कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर यू. अंडरस्टैंड. अब आता है पानी के ऊपर, आपने वाटर पूछा था ना सर. मेरा क्वेश्चन फूड के रिगार्डिंग हुआ ही नहीं सोल्व एक्चुअली, जो मैं पूछना चाह रहा था या मैं कन्वे ही नहीं कर पाया हूं उसको. हाँ बताइए, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन पूछिए, बाकी का पैराफर्नेलिया नहीं, सिर्फ आस्क क्वेश्चन, दैट विल बी बेटर. फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रिगार्डिंग नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था, ठीक है एज के साथ हमें उसको रिड्यूस करना पड़ता है, उसमें कुछ कम करना पड़ता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता. तो राइट फूड का मतलब क्या है, दाल खानी है, कैसी खानी है, कहां से, क्योंकि आज मार्केट में कुछ भी तो ऐसा अवेलेबल नहीं है जो बॉडी को सूट कर रहा है. एवरीथिंग इज क्रिएटिंग न्यूसेंस विद दिस काइंड ऑफ बॉडी, क्योंकि एसिडिटी पैदा हो रही है. और अनाज को आप देखोगे तो अनाज में भी यही है. मैं बहुत सारी जगह यहाँ की प्रॉब्लम्स है. अंडरस्टैंड नवदीप, वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे सोचना बंद करना पड़ता है. दिस इज पार्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट. आपने बोला था ना माइंड को भी थोड़ा ठीक करना होता है. जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में अनाज नहीं है, मेरे कंट्रोल में अच्छा देसी घी बनाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं घी गाय पालूं और उसका घी निकालूं.
हम सब जो हमारा जो प्रोग्राम है ना, हम बेसिकली ओवरऑल यही चीज सिखाते हैं कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एंड हाउ यू कैन ईट विदाउट एनी गिल्ट। अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो और आप में गिल्ट हो रहा है ना, वो खाना आपको लगेगा ही नहीं ढंग से। ठीक है, तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर दिमाग लगाना बंद कर दो। यार मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि मैं दिन की 20 सिगरेट के बराबर धुआं इंजेस्ट करता हूँ। व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? आई डोंट इवन थिंक। मैं कोशिश करता हूं कि जो उसके कारण जो मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है, उस इन्फ्लेमेशन को मैं कैसे न्यूट्रलाइज करूं। मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता जहां से वो आ रही है, क्योंकि आई कांट। हाँ, जिस समय पॉल्यूशन बढ़ता है आई स्टार्ट द एयर प्योरीफायर, फाइन, बट मैं कितना एयर प्योरीफायर में रह लूंगा यार? ठीक है सर, मैं समझ गया। चेंज। सो ठीक है, भी आपके केस में जो बेस्ट पॉसिबल आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर ज्योग्राफिक एंड कल्चरल मिल्यू, उसके हिसाब से आप अपना खाना तय कर सकते हैं। दिस ठीक है सर। इज यही हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि एक प्रिंसिपल हर एक के ऊपर नहीं लग सकता है। इट हैज टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्सन। यस, सर मुझे आंसर मिल गया है सर मुझे इसका। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा, प्लीज। ओके, बताइए सर क्विकली। जो उस टाइम पूछ रहा था, दैट इज वेरी मच रेलेवेंट सर। उसको थोड़ा सा आप आधे मिनट में ही बता दीजिए। रिपीट 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 जो मैं बीच सेशन के हाँ, बीच में पूछ रहा था सर। रिपीट दैट क्वेश्चन प्लीज। सर मेरा फैटी लीवर ग्रेड 2 है जी। पहले ग्रेड 1 था, अब ग्रेड 2 है। आई लुक लाइक स्लिम, बहुत पतला दिखता हूं मैं। और मेरा बॉडी वेट अगर दिखता 65 या 68 है, तो मेरा बॉडी वेट 80 केजी है। और जो फैट एक्यूमुलेशन है वो बेली फैट है, मोस्टली बेली फैट है, और बाकी बॉडी पार्ट्स पे इतना फैट नहीं है। और सबसे मेन जो मेरे पैरामीटर्स गड़बड़ा रखे हैं वो, अपार्ट फ्रॉम द फैटी लीवर, दैट इज लो एलडीएल एंड बैलेंस्ड एचडीएल, दैट इज नॉट हाई, दैट इज नॉट लो। कितना एचडीएल इफ यू रिमेंबर? एचडीएल इज 53, 53, ओके। 55। 55, ओके। सी, पहली चीज की जो स्लिम होना, और वो इज नॉट लिंक्ड विद एनीथिंग। स्लिम किसी आदमी में वो स्लिम क्यों होता है? वो खूब सारा फैट भी खाता है, स्लिम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी बॉडी में एडिपोज टिश्यू एक टाइप का सेल होता है, ठीक है, टाइप ऑफ सेल है। किसी की बॉडी में एडिपोज टिश्यू की क्वांटिटी से एक्स है, तो उसको वो एक्स में ही फैट भरेगा। किसी की 2x है, तो उसमें 2x एडिपोज टिश्यू में होगा, तो उसकी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी मैं तो पतला हूं लेकिन मेरा फैटी लिवर हो गया है, ठीक है, ये दिस इज नॉट रेलेवेंट, इंटरकनेक्टेड नहीं है। आप जितने पतले हैं, पतला होना इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एडिपोज टिश्यूज योर बॉडी इज कैरिंग, वन। तो उसके अलावा जितना भी आपका उस एडिपोज टिश्यू को भर दिया लिवर ने, उसके अलावा जितना भी आपके बेली फैट हुआ, विसरल फैट क्रिएट हुआ, लिवर पे जो आया वो इसलिए आया। तो आपको बेसिकली अपना जो डाइटरी चेंजेस करने हैं, थोड़े थोड़े आपको साइक्लिक अपने जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, एक्सरसाइजेस का सिस्टम करना है, वो सारा सीखना पड़ेगा। वो मैं इस पूरे उसमें तो नहीं बता पाता, बट यस, हाँ, दिस इज ऑल डुएबल नवदीप, दिस इज ऑल डुएबल। हम लोग प्रॉपरली इन चीजों को रिवर्स कर चुके हैं बहुतों के साथ। सो दिस इज ऑल आई कैन से राइट नाउ। यस विपिन, आपने हाथ उठाया था। सर मेरा क्वेश्चन लास्ट में ले लीजिएगा, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी और लोग वेट करते रहेंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। यस रितु, आपने कुछ Hello. यस। Yeah, I just wanted to say कि probably lot of these questions can't be answered in 5 minutes. जैसे जो नवदीप ने क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है उनका, कि भाई फूड क्या खाना चाहिए और पानी क्या क्या, तो क्या और कितना दोनों, आई गेस ये 5 मिनट में नहीं बता सकते। दिस इज कई प्रोग्राम्स आंसर्स ऐसे होते हैं जो मतलब ये चलते फिरते बात नहीं हो सकती। दे रियली नीड lot of detailed discussion and hand holding and one-to-one interaction in the program. I guess that is what you do, because man, by the way, I'm his wife, so मैं भी सीख ही रही हूँ, इसीलिए मैं ये आज सेशन अटेंड भी कर रही हूँ। आई एम लर्निंग फ्रॉम हिम एंड इट पहले तो मैं और डाइटिशियन और इधर उधर भागती रहती थी, फिर मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारे घर में बंदा है और तुम इधर उधर क्यों भाग रही हो भाई। So now I've started, or rather मेरा weight gain ही होता रहता था. Now I'm following what Sanjeev is teaching and it is really helping me. So मुझे ये लगा कि जो हम लोग अगर Instagram देख के या Facebook देख के या ऐसे एक आध क्वेश्चन पूछ के आंसर्स नहीं पा सकते, हमें आंसर्स पाने के लिए कंटिन्यूस किसी चीज से टच में रहना चाहिए. We have to attend his sessions regularly and ये जो hand holding करते हैं and he provides a food calculator which is very good.
So I guess we need to be in the program to really work on our health. So Right. मैं Sure. भी program ले रही हूँ. Even I'm a participant only here. I am Not very a much motivated. I am very much motivated, ma'am. By the way, I am motivated. मैं पहले बहुत सारी चीजें सर के बारे में देख चुका हूँ कि बहुत सारी चीजें मैं नहीं आपकी नहीं, बस साइड मैं ये पॉइंट आउट कर रही थी कि कई चीजें मुझे भी लगता था कि संजीव ये बता दो ना, तो वो एक सेंटेंस में ऐसे बैठ के आंसर्स नहीं आते. तो आपको इन आंसर्स को समझने के लिए कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये सब टाइम लगता है. Can we ask in the group, the group WhatsApp group? Can we ask the things like how it works and everything? Like How the जो program works, yes, you can ask. Why not? Why not? सर Group सर will जो remain. Navdeep, group will remain. Group को मैं delete नहीं करने वाला हूँ. So that's okay. Right? Right, sir. Himani, yes, you had raised hand. Yeah, Mama, my two quick questions. Number one, what are your views on the red meat? I'm always confused about red meat because पहले इसको बहुत डेविलाइज किया गया. Now the people are saying now it is good for your health. So whether we should consume it or not. Okay. You should consume it. Red meat is very good. ये डेविलाइज तुमने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है. थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस वर्ड. वर्ड तो मुझे पता था, लेकिन आई कैन यूज इट इन दिस वे. यस, डेविलाइज किया गया है, क्योंकि अगेन जैसे हमने रिफाइंड ऑयल को यूटिलाइज किया, उसको हमने बड़ा गुणगान किए, वैसे हमने रेड मीट को डेविलाइज कर दिया. रेड मीट इज वेरी गुड. जैसे जो B12 है, वेजिटेरियंस में B12 की मेजर डेफिशिएंसी पाई जाती है. वो इसलिए पाई जाती है क्योंकि नॉन वेज नहीं खाते हैं. नॉन वेज में भी रेड मीट नहीं खाते हैं. रेड मीट इज द ओनली मीट जो आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में विटामिन B12 देता है, अदर देन मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो. ठीक है, ऑर्गन मीट बहुत अच्छा आपको न्यूट्रिशन देता है. रेड मीट इज नो प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज कार्बोहाइड्रेट. अंडरस्टैंड, इसको बिल्कुल मार्क करके रखिए. जो आपकी डिजीजेस के पीछे जो रीजन है, वो जो हमने शुगर मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म बोला था, दैट इज द कल्प्रिट. आपकी सारी हार्ट की डिजीजेस, शुगर की डिजीजेस, आपकी एनी डिजीजेस फॉर दैट मैटर, वो उसके पीछे आपका ये जो मिसमैनेजमेंट है शुगर का, वो है. और ये ना, ये अभी आप ये देखो कि ये पिछले 1 सेंचुरी में क्यों बढ़ा इतना सारा, क्योंकि शुगर का इन्वेंशन कब हुआ? शुगर आज से 150-200 साल पहले शुगर वॉज ईटन बाय द रिच. ये सेठों का फूड था. आप पढ़ो गूगल पे जाके इसकी हिस्ट्री शुगर की. बाद में जब ये कॉमनर का फूड बना, वहां से पूरा एपिडेमिक ब्लास्ट हुआ है ये इसका. प्लस ये तो शुगर, व्हाइट शुगर का काम था, प्लस जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट कॉन्ग्लोमरेट्स, उनको आपकी सेहत से कोई मतलब नहीं है. वो आपको डिफरेंट फॉर्म में, क्योंकि इतना गन्ना ही नहीं होता ना, गन्ना इतना थोड़ी होता है कि आपकी शुगर बने. तो शुगर कहां से आ रही है? यूएस में किलोमीटर्स तक कॉर्न के फील्ड्स हैं. वहां वो 2 आदमी 100 किलोमीटर लंबे फार्म को मैनेज करते हैं विद मशीन्स. कॉर्न उगता है भयानक क्वांटिटी में, एंड कॉर्न इज अ कैटल फीड अदरवाइज. उसको वो क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उससे फिर वो शुगर बन रही है. आपने एक वो सुना होगा, जब आप कभी प्रोसेस फूड में देखिएगा, उसको हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बोलते हैं. वो शुगर है. शुगर इतने अलग अलग नामों से आती है, आपको पता भी नहीं चलता. सुक्रालोज लिखा हुआ होगा, अब आपको भी सुक्रालोज होगा, ठीक है, ठीक है. शुगर है सारा. तो कॉमोफ्लेज शुगर खा रहे हैं आप. तो इट इज नॉट दैट कि अभी मैं आपको बताता हूँ सिंपल. वी जस्ट शिफ्टेड द हाउस. तो मैंने जो वर्कर्स शिफ्ट कर रहे थे, उनके लिए मेरे को लगा कि चलो वो आएंगे, तो उनके लिए मैंने कुछ स्नैक्स मंगाए. और मैंने कहा चलो, मैं कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पिलाता हूँ किसी को, तो मैंने चलो मदर डेयरी की जो लस्सी होती है वो मंगा ली. अब 200 ml लस्सी है, 180 ml लस्सी है, ठीक है. उसमें डायरेक्ट शुगर थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 14.5 ग्राम. मतलब 100 ग्राम की जो कंपोजिशन देते हैं वो 100 ग्राम के हिसाब से देते हैं. तो 100 ग्राम में 14.5 ग्राम डायरेक्ट शुगर और 8 ग्राम उसका कुछ नाम दिया था उन्होंने, समथिंग दैट ऑल्सो वॉज शुगर. ना इमेजिन 100 ml 100 ग्राम में 25 ग्राम ऑलमोस्ट मैं शुगर खा रहा हूं. मैंने वो एक पिया, इंसिडेंटली ऐसे देख लिया मैं, चलो आजकल मेरी थोड़ा बीमारी हो गई है मुझे कंपोजिशन देखने की चीजों की. तो मैंने वो देख लिया. मैं वाइफ को बोला, मैंने कहा भैया मैं नहीं पी रहा इसके बाद, आज के बाद इसको पी रहा. टेस्टी बहुत अच्छी होती है, मुझे स्ट्रॉबेरी टेस्ट पसंद है. राइट नवदीप? नवदीप, ओके, वेरी नाइस मीटिंग यू, थैंक यू. सो मैं नहीं पीऊंगा. अब 100 ग्राम लस्सी में अगर मैं 25 ग्राम शुगर पी रहा हूं, तो यार एक्चुअली मैं अपनी बॉडी के साथ पता नहीं क्या अत्याचार कर रहा हूं. अब हमें ये पता ही नहीं होता है. प्रोटीन पाउडर लोग खाते हैं. प्रोटीन पाउडर में 30-30 ग्राम शुगर है 100 में, बहुतों में.
प्रोटीन पाउडर में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो प्रोटीन पाउडर लीजिए ना जिसमें 90 ग्राम 95% प्रोटीन आ रहा है, वाई शुगर इज बीइंग टेकन विद दैट, हमें पता ही नहीं है। तो ये जो कल्प्रिट है ना वो वाला है, उससे प्रॉब्लम आ रही है, राइट। सो रेड मीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड मीट खाइए, व्हाइट मीट खाइए, फिश बहुत अच्छी चीज है, फिश खाइए, एग्स खाइए, पनीर खाइए। वेजिटेरियन लोग जो हैं वो पनीर, टोफू, राजमा, ये वाली चीजें खाइए, ठीक है। नट्स खाइए, नट्स के साथ सीड्स खाइए। सीड्स जो होते हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन और ये सब चीजों के सीड्स में ओमेगा 3 होता है, जैसे बादाम में ज्यादा ओमेगा 6 होता है तो उसमें ओमेगा 3 होता है, तो सीड्स खाइए। वेजिटेरियन लोग वो खा सकते हैं, बाय नॉट। सेकंड क्वेश्चन भी था शायद हिमानी तुम्हारा, तुमने कहा था 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर आपका HDL बहुत ज्यादा हाई आ रहा है तो इज इट समथिंग टू बी वरीड अबाउट? आइसोलेशन HDL कह सकता हूँ, इसमें डिपेंड करता है कि एचडीएल कितना आ रहा है, पहले तो वो पता चले 1, 72, और बाकी रीडिंग्स क्या है लिपिड प्रोफाइल में। everything is normal. बहुत फर्क नहीं है, मेरा 68 है, मेरा एचडीएल 68 है। डिपेंड करता है आपका क्या ट्राइग्लिसराइड कितना आता है, डू यू रिमेंबर? 74. हाँ तो दैट्स ओके, दैट्स ओके। ट्राइग्लिसराइड अगर 74 है और वो 72 है तो इट्स ऑलमोस्ट 1 का रेशियो, वेरी हेल्दी रेशियो फॉर द हार्ट। तुम ये तुम्हारा अपना बता रही हो? अपना, यस. हाँ, तुम वर्कआउट करती हो मुझे मालूम है, ठीक है, तो तुम्हारा ये होना इज वेरी गुड रेशियो। मेरा 87 टीजीएल है और 68 एचडीएल, 1.16 का रेशियो है। एनीथिंग बिलो It 2, has to be less than 2. लेस देन 2 इज Said गुड, that it is. लेस देन 2 इज वेरी Okay. गुड, लेस देन 1 इज इवन बेटर, सो डोंट हैव टू वरी। बाकी की देखो, Thank you. अगेन आई विल रिपीट, नो सिंगल पैरामीटर, नो सिंगल सिम्टम, नो सिंगल हार्मफुल थिंग विल कॉज एनीथिंग। ओनली एचडीएल अगर हाई हो भी गया है, बाकी ब्लड पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तुम्हारा विटामिन प्रोफाइल बढ़िया है, ठीक है, तुम्हारा आयरन सेचुरेशन बढ़िया है, जो आयरन स्टडीज होती है ना, पूरे उसमें आयरन स्टडीज होती हैं, वो बढ़िया है, तो कोई इशू नहीं है। चिल करो, मजे करो, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ठीक रखो, यहाँ ठीक, इसको ठीक रखना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे, आर यू एबल टू स्लीप पीसफुली एंड जॉयफुली, ये बॉटम लाइन है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं टॉक टू मी, सिंपल, राइट। एनी अदर Right. क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम विपिन को किसी और का कोई एनी क्वेश्चन? ओके, यस विपिन बताइए प्लीज। सबसे पहले मैं, आपने जो भी बोला है पूरे इसमें कि पार्किंसंस की बात की, लाइफस्टाइल की बात की, तो मैं खुद कुछ भुगत रहा हूँ और शेयर करना चाह रहा हूँ, तो दैट इज ऑल रेलेवेंट टू व्हाट यू सेड। राइट, प्लीज डू एंड ब्रीफली, बट या मैं पूरी जिंदगी ये क्लेम करता रहा हूँ कि मैं थक के सोता हूँ, काम करता हूँ, रज के नींद आती है, मर्जी से उठता हूँ, एंड दैट हैज बीन अ गुड लाइफस्टाइल, बैलेंस ऑफ टाइम, एंड दैट वाज आल्सो गुड। ये कुछ पूछ रहा है तो लाइफ में सब चीज़ें मतलब पूरी लाइफ अपनी मर्जी से जी है, जो दिल किया वो किया है, तो उस सारे के चलते चलते कुछ पैरामीटर्स बन जाते हैं माइंड में कि मैं, ये पैटर्न है मेरी लाइफ का और मैं ऐसा ही हूँ। तो जी उस पैटर्न के अगेंस्ट मैंने पहले एक लाइफ जी जिसमें मैंने इन्वर्टर बनाया था, तो मैं बहुत अच्छा जिंदगी, मतलब लोगों का रिस्पॉन्स आना, मैं सक्सेस की बात है, सक्सेस मेरी जिंदगी में आई। उसके बाद मैं वैसी सक्सेस दूसरी ढूंढने के लिए लग गया, तो मुझे दूसरा मतलब वैसा प्रोजेक्ट जिससे कि मुझे सेम, मेरे को जीना था वैसा दोबारा से, उसमें मैंने कुछ गलतियां की थी क्योंकि नॉलेज नहीं थी। तो ये गन्ने वाला प्रोजेक्ट जब आया तो मुझे लगा कि ये दूसरी बार मेरी जिंदगी में आया कुछ वैसा, तो आई डिसाइडेडली क्विटेड दैट लाइफ ऑफ बैलेंस, कि इस प्रोजेक्ट को वो बैलेंस लाइफ नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए, ये होगा ही नहीं अगर मैं बैलेंस के चक्कर में रहूंगा। जस्ट बिफोर दिस लाइफ जो भी चल रही है, आई वॉज मूविंग टू गोइंग टू 2 मूवीज इन ए वीक, बैक टू बैक फ्राइडे, और R&D का ही काम था। और मतलब मैं बता रहा हूँ कि जो लाइफ स्टाइल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हफ्ते में 2 मूवी देखनी तो जरूरी है भाई। तो ये एक स्टेटमेंट बहुत है कि मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। तो अभी मैंने अपने आप को चेंज किया, और मैं जानता था कि मैंने ये भी एक्सपीरियंस है कि एक बार मैं चलती बस से उतरा, नीलोखड़ी जाते हुए मैं उतरता था तो मजा आता था, लेकिन नहीं उतरते मैं महसूस हो कि गलती से उतर गया भाई, एज नहीं है मेरी। तो मेरी पाँव में दर्द थी, तो मैंने महसूस कर लिया कि भाई एज से जो डिफरेंस आ रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू गो बियॉन्ड समथिंग व्हाट हैपेंस एंड व्हेन यू आर इन स्टेट ऑफ क्वेश्चन, यार ये मैंने मतलब ये मैंने सोचा नहीं था।
मैंने डिसाइड किया कि जब तक फार्म से गन्ने की आप बात करें, कि मैं एक चीज कहानी नहीं सुनाऊंगा लंबी, लेकिन गन्ने से मैं पूरे देश में अमूल जैसा कुछ करने के चक्कर में हूँ। तो मेरी अपनी स्क्रिप्ट है, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व इन दैट स्क्रिप्ट। मैं, मेरी लाइफ में है कि मैं एक टाइम में एक काम करता हूँ। जब मैंने इन्वर्टर बनाने थे तो मैंने पिछला काम छोड़ दिया था। मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर विद लिविंग द, एक दिन में मैं काम छोड़ थोड़ा सा सकता हूँ। थोड़ा ब्रीफ रखेंगे और इस आज की डिस्कशन से रेलेवेंट बात करेंगे। सर मैं वहीं आ रहा हूँ, अगर मैं और ब्रीफ कर तो मैंने कहा था लंबी बात हो जाएगी, तो सब कुछ अगर आपको मतलब मैं लंबा लग नहीं रहा हूँ नहीं, तो पॉइंट पे बहुत आएंगे, ज़्यादा वापस रिलेवेंट होगी। पॉइंट पे आएंगे। वी हैव फेयर आइडिया अबाउट यू, या पॉइंट पे आएंगे। ओके, चलो ठीक है जी। 3 साल मैंने डिसाइड किया कि मैं कमरे से नहीं निकलूंगा इस कंपनी को चलाने के लिए। डिसाइड किया नहीं निकलूंगा तो नो मोमेंट, कहीं जाना नहीं है, ट्रैवल नहीं करना है। दैट मीन सिटिंग ऑन ए चेयर कंटिन्यूस फॉर 3 इयर्स। मेरे घर से मेरी ऑफिस का डिस्टेंस इतना है कि रास्ते में एक सड़क पड़ती है, आमने सामने है, ट्रैफिक कितना है उस पर डिपेंड करता है मेरे को कितना टाइम लगता है पहुंचने में। तो पार्किंसंस गिफ्ट। I used to sing very good. I used to dance very good. In get together, I started dancing and I found कि मैं डांस नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं मुझे पार्किंसंस हो गया है, ठीक है। और किसी डॉक्टर ने जज किया था, तो उसने बोला कि ये तुम देख लो। तो मैंने कहा यार देख कर मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ है तो है नहीं। उसको उसने सिम्टम देखे होंगे, लोगों ने महसूस कर लिया, मुझे भी पता चल गया ये दिक्कत है। तो ये जो आ गया गिफ्ट, अब रिवर्स करने के लिए आपने 1 साल आयुर्वेदिक खा लिया, कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर फिर आप बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी तो फिर एलोपैथिक के जाना पड़ा। उसने कहा बस अब ठीक होना है या ड्रामे करने हैं। लैंग्वेज ऐसी होती है उनकी। मैंने कहा कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो सकती क्या? कहते थे एक्सरसाइज करने में बहुत मेहनत लगेगी, इसमें तो गोली फाड़नी है सिर्फ ऐसे। ये लॉजिक है उनके, ठीक है। ठीक मैं हो गया, लेकिन साइड इफेक्ट मेरी आवाज़ मतलब लेवल 0 अगर बेस्ट थी तो लेवल 2 पे आ गई, यहीं रुक गया आके, ठीक है। और बहुत सारे चेंजेस आ गए बॉडी में, और लाइफ पैटर्न चेंज हो गया। मैं थक के सोने की बजाय रात को 3 बजे रात को नींद ही नहीं आती मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि हुआ क्या ऐसा, बिकॉज आई वॉज सिटिंग, मोशन नहीं है बॉडी में। इतना इम्पैक्ट आएगा, इट वॉज नॉट नोन टू मी। अभी मैं फिर से तलाश में निकला, फिर मुझे खांसी हो गई, ठीक है। खांसी हुई तो एलोपैथिक से आ गया कि ब्रोंकाइटिस टेस्ट करा लो जी। मतलब रिपोर्ट में कुछ आ ही नहीं रहा जी, ना सीटी स्कैन में, ना खांस, ना एक्सरे में। और मैं लगातार खांस के इतना बुरा हाल है कि बात नहीं कर सकता। मुझे लोग कहते हैं भाई साहब चेक चुक करा लो कहीं। आई वेंट टू वैद, उसने 3 महीने मेरी खांसी तो ठीक कर दी। तो दिस इज आंसर टू एलोपैथिक कि अभी मैंने निश्चय किया है कि जो डोपामाइन मुझे लग गई है गोली, पीजीआई वाला बोलता है। मैं लोकल हॉस्पिटल, लोकल डॉक्टर से निकल के पीजीआई गया, मैं क्या डोज कम हो जाएगी। उसने, जो सीनियर डॉक्टर ने देख के मुझे कहा सर ऐसा है कि ये हो तो गया शुरू। तो 15 साल तो हम आपको दवाइयों से चलाएंगे, उसके बाद फिर महंगे वाला टेस्ट होगा, वो होगा, ठीक है हम आपको कर देंगे। मतलब उसने डिफाइन कर दिया कि 15 साल तो बेटा तो नीचे 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 से जाता रहेगा। तो मेरी लाइफ की पिक्चर बना दी वहाँ पे। एंड आई वाज अफ्रेड कि यार मैं तो बहुत काम कर रहा है अभी, मैं फिर उन्होंने कहा सोचना कम कर दो। मैंने कहा जो मैं सोचता हूँ उसमें मेरे को मजा आता है, तो मैं कहाँ क्या कम करूँ सोचना, समझ ही नहीं आया। चलो ये तो मेरी समझने का फर्क था। अभी मैंने निश्चय किया कि एक्सरसाइज, अगर बॉडी, एक बात क्लियर है जी, बॉडी अपने आप को हील करती है। आपकी गलत आदतों से, आपकी फिजिकल मूवमेंट ना होने से आपने एक मुसीबत पाल ली है। आप उसी को अगर 3 साल में इकट्ठा हुआ है तो 4 साल भी लगा लो एक्सरसाइज करते करते, ठीक तो हो जाएगी। लेकिन तसल्ली रखो। तो मैंने वापस चेंज किया है कि मुझे फाइट करना है, क्योंकि मेरी लाइफ का दूसरा टर्न आ रहा है। मेरे प्रोजेक्ट में मुझे भागना है, और भागने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, तो प्रोजेक्ट नहीं छोड़ूंगा। आई हैव टू लिव। तो मुझे ये शुरू किया है मैंने सब कुछ। फाइन फाइन दिमाग। मैंने ये सब आपको इसलिए बताया है कि ये जो आप बोल रहे हो कुछ लोगों को लगता है ऐसे ऐसे ही है। तो मैं आई एम नॉट, थैंक्स मैंने कोई थैंक्स ट्रीटमेंट फॉर, नहीं लिया अभी ऐसा। नहीं बिल्कुल ठीक है, इसलिए थैंक बात यू लंबी फॉर होने की। कॉरबोरेटिंग। बेसिकली जो आपकी पूरी कहानी है, अभी आप, अगर हम कभी अलग से, विपिन अलग से डिटेल में कभी बात करेंगे इसके बारे में। एंड बेसिकली क्या है, देखिए, किसी भी चीज के पीछे जुनूनी होने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना हम्म। जुनून के आप बहुत जो बड़े वाले काम होते हैं ना वो नहीं कर पाते हो। जी। बट उसमें बहुत बड़ा एक केविएट आता है, एक बहुत बड़ा जी। बट क्रिएट होता है। दैट डज नॉट मीन कि आप जो लाइफ के जो बेसिक्स हैं उनको कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। वही बेसिक गलती हुई है। आपके टूल है ना, हम्म। माइंड है, ब्रेन है, बॉडी है, ये टूल है आपका। जी। आप कोई भी प्रोजेक्ट बिना टूल की शार्पनिंग, बिना टूल्स की मेंटेनेंस के नहीं कर सकते हैं। दिस जी। ऑफन फॉरगेट, बिकॉज जुनून आपको भुलवा देता है। तो हम्म। वो एक बैलेंस, उतना बैलेंस रखना पड़ता है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक, जो एसेंशियल्स हैं, नॉन एसेंशियल क्या है, दोस्तों से मिलना प्रोबेबली नॉन एसेंशियल में आता है, मत मिलो, ठीक है। घूमना फिरना मे बी नॉन एसेंशियल है, मत करो। बट जो आपके बेसिक टूल्स हैं, उन टूल्स की मेंटेनेंस और उन टूल्स की अपग्रेडेशन एज वेल आप
बैठते हैं, जैसे बहुत लोग हैं हमारे जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली, हम लोग अब ज़्यादा बैठे ही रहते हैं। तो जितने लोग बैठते हैं हम उनको बैक की, नेक की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, इवन कोर की। प्लैंक्स करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप का कोर वीक है, यानी जो ये मिडिल ऑर्गन, नाभि और ये वाला जो पूरा एक सर्कल बनता है, केज बनता है, अगर आपका वो वीक है तो आपकी जो स्पाइनल कॉलम है, मेरुदंड है, उस पर बहुत ज्यादा जोर आ रहा है, वो यूं होगा धीरे धीरे, या कंप्रेस होगा। उसकी जो वर्टिब्रास हैं वो कंप्रेस होंगे तो नर्व्स दबेंगी। तो इन सब चीजों को, ये आपके टूल्स हैं, टूल्स, दीज आर द टूल्स टू एनेबल यू टू सिट लॉन्ग आवर्स। तो अनलेस यू गिव हाफ एन आवर पर डे टू दीज टूल्स, टू स्ट्रेंथन देम, टू अपग्रेड देम, तब तक आपका जो एंड जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ अवेयरनेस वी हैव टू कीप। इसीलिए एक जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होता है ना लाइफ में, वो इसलिए बहुत जरूरी होता है। तो इट इज वेरी गुड दैट विपिन यू शेयर दिस थिंग, सो ऑल ऑफ अस कैन टेक ए क्यू फ्रॉम दिस, कि जो भी हम करें उसमें एक बैलेंस रखें, क्योंकि लाइफ अल्टीमेटली बैलेंस है। और एक और चीज है विपिन, आई एम डोंट टेक इट ऑन, आई मीन डोंट टेक इट अदरवाइज, जिन चीजों में हम ये सोचते हैं ना कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करके भी कोई बहुत कुछ हो नहीं जाता है अगर आपका अपना जो वेलफेयर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या आपके लव्ड वन का वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, बहुत करके कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहली चीज कि फर्स्ट ऑफ ऑल होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, हो भी जाता है तो देयर विल बी अदर पीपल हु कैन डू इट बेटर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप मत करिए, इसलिए कह रहा हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इन अ मैं यहाँ राइट। स्वीकार करूंगा, मैं आपकी बात को यस कर रहा हूँ पहले तो, ठीक है जी, कि मैं दुनिया को सिखा रहा हूँ कि बैलेंस लाइफ, ये सब मैंने जी ना, मैंने दुनिया को सिखाई है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, करना नहीं आता है, करना नहीं चाहता भाई, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो आप बोलो सब मुझे पता है, शायद मैं करना नहीं चाहता, मैं चला गया, क्योंकि उसने इतनी एनर्जी भर दी मेरे अंदर, मेरे से स्लिप हो गया, और आई नो व्हाट यू आर सेइंग। बट देन नाउ स्टिल इट कैन बी salvaged। आपके ऐसा नहीं है यस, कि एक आप नहीं कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली रीगेन व्हाट यू हैव लॉस्ट सो फार, या इफ नॉट 100%, मे बी 70%, मे बी 80%, मे बी 99%, और मे बी इवन 100%, हु नोज, हु नहीं नोज। नहीं, 100% सर, नो नहीं हाँ, करना ही है। इसका इसलिए रीजन क्या क्या है, है, मेरी 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 एम्प्लॉइज की लाइफ कंपनी में थी, 6 बजे के बाद हम फोन नहीं उठाते उनका, एम्प्लॉइज का ना, उनको घर का काम देते हैं। मेरे साथ किसान जुड़े हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि 6 घंटे की लाइफ पे आना है आपको, यस तो मैं यस, खुद ही उल्टा हो गया ना काम, ये तो गलती से हो गया बस। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये भी हो जाता है कि आप जुनून में, पता होते हैं तो भी नहीं उसको कर पाते, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। बी केयरफुल। जब आप जुनून में जा रहे हो तो किसी को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो, जो आपको झिंझोड़ के ठीक कर दे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने, कि वो बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए समबडी, यू नीड समवन वेरी क्लोज हु कैन बीच बीच में नज करे कि जी विपिन क्या कर रहा है, विपिन जग जा, विपिन ये क्यों कर रहा है। सो दैट इज व्हाट, तो जैसे हम लोगों का जो ये प्रोग्राम है, हम लोग वही सब करते हैं, कि जो हम उसको अकाउंटेबिलिटी मैनेजर बोलते हैं। आपने पार्टनर बोला, हम जो वर्ड यूज करते हैं हम अकाउंटेबिलिटी मैनेजर बोलते हैं, कि वी बिकम द अकाउंटेबिलिटी मैनेजर फॉर द पर्सन, सो दैट व्हेन द पर्सन, जैसे मेरा दोस्त है वो, बीच में उसका, उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, कि वैसे वो बहुत अच्छे से खाना वाना मैनेज करता है। कहता है रात को मैं 8:15 8:30 बजे खाना खाता हूँ, कहता है उसका मेरे अंदर भूत आ जाता है। तो उसके सामने, उसके बाद मुझे किशमिश दिख जाए तो मैं इतने सारे किशमिश खा जाता हूँ, वो शक्करपारे दिख गए तो शक्करपारे दिख खा जाता हूँ। सारा समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कंट्रोल करूँ, मुझे पता है कि नहीं खाने हैं। तो मैंने कहा कि सिंपल तरीका है, जब नेक्स्ट टाइम खाएगा उससे पहले मुझे कॉल कर लियो कि पांडे मैं किशमिश खा रहा हूँ, बस फिर खा लियो। उसके नेक्स्ट डे कॉल ही नहीं आई। फिर मैंने अगले दिन उससे बात करी, मैंने कहा भाई कॉल नहीं की तूने, कल खाया नहीं? कहता खाया, वो किशमिश के डब्बे के ऊपर तू बैठा हुआ था, तेरी शक्ल दिख गई मुझे, मैं कैसे खोलता उसको। दिस इज द जॉब ऑफ द अकाउंटेबिलिटी मैनेजर। आप खा लो, हम ये कह ही नहीं रहे कि आप मत खाओ, आपने नमक पारे खाने, शक्कर पारे खाने, लड्डू खाने, आप खाओ ना यार, आपने इमरती खानी है, खाओ ना। उससे पहले जो आपका अकाउंटेबिलिटी मैनेजर है उसको बता दो, आई एम टेकिंग 1 इमरती 1 रसगुल्ला, खा लो, फिर देखो मैजिक। क्योंकि अल्टीमेटली आप ही अपने को ठीक कर सकते, नो वन एल्स कैन। सो वी जस्ट गिव यू द टूल्स टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो चलिए, एनी अदर क्वेश्चन, नहीं तो वी विल वाइंड अप, एंड थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल पार्टिसिपेशन, थैंक यू, एंड विल सी यू अगेन। मैं कमिंग वीकेंड में एक मेडिटेशन प्रोग्राम लॉन्च करूंगा, उसकी डिटेल आपको भेजूंगा। एनीवन हु वांट्स टू ज्वाइन दैट, मोस्ट वेलकम। ओके, मैंने कविता ग्रुप में पोस्ट कर दिया सर। हाँ डेफिनेटली, आई विल डू दैट।